हम सब जानते हैं कि ल्यूसेंट जीके सरकारी नौकरी की गीता है, लेकिन इसे रटना उफ, लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सीरीज आप देखने जा रहे हैं, इसे हमने ऑडियो विजुअल मेमोरी टेक्निक से तैयार किया है। इसका सबसे बेस्ट यूज कैसे करना है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, या सबसे जरूरी रात को सोने से ठीक पहले। बस हेडफोन लगाओ, आंखें बंद करो और सुन सुनकर सो जाओ। साइंस कहती है कि सोने से पहले सुनी गई बातें हमारा दिमाग सबकॉन्शियस मेमोरी में डाल देता है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस पूरी सीरीज को इस तरह सुन लिया तो एग्जाम हॉल में एक एक सवाल का जवाब आपके दिमाग में गूंजेगा। एक और बात, अगर आपको रिवीजन के लिए इस पूरी बुक के बेस्ट कलरफुल नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी कीमत बस आपके एक नाश्ते के बराबर है। तो अभी चेक करें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो चलिए अपने हेडफोन लगा लीजिए, इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे और आपके मतलब हम सभी के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसा शब्द है जो हर जगह सुनने को मिलता है, चाहे वो चाय की दुकान हो या कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस। हमारे सामने रिसर्च और डेटा का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है और आज हमारा मिशन यही है कि इन भारी भरकम आर्थिक सिद्धांतों को डिकोड किया जाए ताकि बिना बोर हुए हम अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर को समझ सकें। तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक पर अहम सवाल से करते हैं। क्या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी एक ही चीज है? देखिए, आम बोलचाल में लोग अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर तकनीकी रूप से इनमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो अर्थशास्त्र एक तरह की थ्योरी है, एक किताब है जहां सारे नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं, जैसे कि गरीबी को कैसे मापना चाहिए या महंगाई कैसे कम होगी। ये सब एक नियंत्रित माहौल में तय होता है। मतलब ये एक साइंस लैब की तरह है जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं ना, तो हम उसी थ्योरी को जमीन पर लागू कर रहे होते हैं। जब अर्थशास्त्र के उन नियमों को किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में प्रैक्टिकल रूप से लागू किया जाता है, तो वो वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है। थ्योरी तो हमेशा एक जैसी रहती है, पर जब वो जमीन पर उतरती है तो नतीजे बदल जाते हैं। एकदम, नीतियां बदल जाती हैं, लोगों की जरूरतें अलग होती हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र पढ़ना एक बात है और किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझना बिल्कुल अलग बात है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही आखिरकार तय करता है कि रोजगार कैसे पैदा होंगे और देश का पैसा कहाँ खर्च होगा। और यही जमीनी हकीकत ये भी तय करती है कि कोई देश अपने लिए कौन सा आर्थिक रास्ता चुनता है। इसे अगर एक उदाहरण से समझें तो जैसे कोई अपना घर बनाते वक्त तय करता है कि बेडरूम कहाँ होगा, किचन कैसा होगा, वैसे ही एक देश अपनी अर्थव्यवस्था का ढांचा खुद चुनता है। अगर हम दुनिया को देखें तो मुख्य रूप से दो विचारधाराएं दिखती हैं। एक तरफ पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका जैसे देशों में दिखती है। हाँ, जहाँ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। बिल्कुल, एडम स्मिथ के विचारों पर आधारित, जहां मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। और दूसरी तरफ समाजवादी यानी सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था है जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित है, जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है और लक्ष्य बराबरी और लोक कल्याण होता है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, गुचड़ू मुचड़ू। हाँ, ये गुचड़ू मुचड़ू शब्द सुनने में बड़ा हास्यप्रद लगता है, पर यह भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की तस्वीर को बहुत सटीकता से पेश करता है। भारत ने आजादी के बाद ना तो पूरी तरह से पूंजीवाद को अपनाया और ना ही पूरी तरह से समाजवाद को। हमने आधिकारिक तौर पर 1956 की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके दौरान इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को चुना था। तो इस मिश्रित मॉडल का मतलब क्या था उस वक्त? इसका सीधा सा सिद्धांत है सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनियां और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनियां दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत साफ था। सरकारी क्षेत्र का मुख्य काम था लोक कल्याण करना, जैसे मुफ्त शिक्षा देना, राशन बांटना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हाँ, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो देश का पूरा भार उठा सके। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को रखा गया, जैसे टाटा, बिरला और बाद में अंबानी, अडानी। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और लाभ कमाना था। दोनों को साथ लेकर चलने की ये कोशिश ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। पर इस संतुलन को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम इस अर्थव्यवस्था के ढांचे को थोड़ा और गहराई से देखें तो हमें अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख क्षेत्र नजर आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि और खनन आते हैं। ये आज भी देश की रीढ़ है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इसी से गुजारा करते हैं। और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। हाँ, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहां कच्चे माल से पक्का माल बनता है। और आखिर में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बैंकिंग, आईटी, शिक्षा और परिवहन सब शामिल हैं।
लेकिन जब हम भारत के डेटा को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो जो विकास की छलांग वाली बात है। बिल्कुल। एक सामान्य देश पहले कृषि से मैन्युफैक्चरिंग में जाता है और फिर सर्विस सेक्टर में, पर भारत ने मानो मैन्युफैक्चरिंग को लगभग लांघते हुए सीधे सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दी। और यही एक विकासशील अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे हम स्ट्रक्चरल अनोमली या संरचनात्मक विसंगति कह सकते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि भले ही हमारे देश की 50% से अधिक आबादी प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती-बाड़ी में लगी है, लेकिन हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान उस सर्विस सेक्टर का है जो बहुत कम लोगों को रोजगार देता है। ये तो वही बात हो गई ना कि जो रीढ़ की हड्डी है उसी को सबसे कम पोषण मिल रहा है। एकदम सही। कृषि में आज भी बहुत ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मतलब एक खेत में जहां सिर्फ 2 लोगों के काम करने की जरूरत है, वहां परिवार के 5 लोग लगे हुए हैं, उनकी उत्पादकता 0 है। वहीं दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर में एक आईटी कंपनी कुछ हजार लोगों को अच्छी सैलरी दे सकती है, लेकिन वो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी था, जो हम समय रहते नहीं कर पाए। और जब हम देश की कमाई या जीडीपी की बात करते हैं तो एक और तकनीकी पेच आता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जीडीपी और राष्ट्रीय आय के बीच का फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम न्यूज में रोज जीडीपी सुनते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सरल भाषा में कहें तो एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश की भौगोलिक सीमा के भीतर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी है। चाहे वो सामान कोई भारतीय कंपनी बना रही हो या फिर भारत में काम कर रही कोई विदेशी कंपनी जैसे एप्पल। मतलब देश की जमीन पर जो भी बन रहा है वो जीडीपी है। तो फिर राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या है? जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम सिर्फ जमीन नहीं देखते, हम अपने नागरिकों की कमाई देखते हैं। इसमें हम देश के उन नागरिकों की कमाई को जोड़ देते हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं और पैसा भारत भेज रहे हैं। हाँ, भारत तो रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। बिल्कुल। और साथ ही हम उस पैसे को घटा देते हैं जो विदेशी कंपनियां भारत से कमाकर अपने मूल देश वापस भेज देती हैं। तो जीडीपी हमें देश की सीमा के अंदर का उत्पादन बताती है, जबकि राष्ट्रीय आय हमें हमारे नागरिकों की वास्तविक आर्थिक ताकत बताती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अब इन सभी क्षेत्रों को संतुलित करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना की जरूरत तो पड़ेगी ही। जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वो किताबें लाता है, मॉक टेस्ट देता है, एक टाइम टेबल बनाता है, ठीक वैसे ही देश से गरीबी और बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार को प्लानिंग करनी पड़ती है। और भारत में इस नियोजन या प्लानिंग की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। हमारे स्रोतों के अनुसार 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी की एक किताब आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। वहीं से भारत में योजनाबद्ध विकास के बीज पड़े। और आजादी के बाद यही सोच पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में सामने आई। हाँ, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, उसका पूरा फोकस कृषि पर था, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद हमारे सामने भुखमरी का बड़ा संकट था और पेट भरा होना सबसे जरूरी है। लेकिन दूसरी योजना में गियर बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल। 1956 की दूसरी योजना में, जिसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, पूरा फोकस भारी उद्योगों पर शिफ्ट हो गया। सरकार को लगा कि देश को मजबूत बनाना है तो लोहे और स्टील की जरूरत होगी। इसी समय रूस, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। लेकिन दशकों तक देश के विकास की दिशा तय करने वाला ये योजना आयोग समय के साथ थोड़ा धीमा पड़ने लगा। आखिरकार एक बड़ा बदलाव आया जब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव था। योजना आयोग का रवैया थोड़ा टॉप डाउन था। मतलब दिल्ली में बैठकर योजना बना दी गई और राज्यों को बोल दिया गया कि इसे लागू करो। एक सख्त अभिभावक की तरह। हाँ, बिल्कुल, एक सख्त अभिभावक की तरह जो बच्चे से पूछे बिना तय कर देता है कि उसे क्या पढ़ना है। लेकिन नीति आयोग को सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में डिजाइन किया गया। इसका मूल उद्देश्य है सहयोगपूर्ण संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। मतलब अब राज्यों की भागीदारी बढ़ गई है। सही कहा। नीति आयोग एक करियर काउंसलर की तरह काम करता है, जो राज्यों के साथ मिलकर उनकी ताकत और कमजोरी समझता है और फिर योजनाएं बनाता है। ये बदलाव जरूरी भी था। लेकिन जब हम इन सब योजनाओं के नतीजों को देखते हैं तो अर्थशास्त्र की एक बहुत पुरानी बहस सामने आती है। वो है आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का अंतर। ये सबसे अहम बिंदु है। ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा है। अगर कल को देश में लग्जरी कारों की बिक्री दोगुनी हो जाए या कुछ चंद लोगों की संपत्ति बहुत बढ़ जाए
तो भी देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। हम कहेंगे कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पर क्या वो असल तरक्की है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए विकास या डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। विकास का मतलब है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। क्या देश में शिक्षा बेहतर हुई? क्या अस्पताल अच्छे हुए? क्या समाज में समानता आई? अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन लोग आज भी इलाज के अभाव में मर रहे हैं, तो वो सिर्फ ग्रोथ है, विकास नहीं। और यही बात वैश्विक सूचकांकों में भी साफ दिखाई देती है। हम भले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, लेकिन अगर हम मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2022 का डेटा देखें तो भारत 134वें स्थान पर है और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हम 126वें स्थान पर हैं। ये आंकड़े एक कड़वी सच्चाई दिखाते हैं और यहीं से गरीबी मापने की वो जटिल प्रक्रिया शुरू होती है। भारत में गरीब कौन है, इसे तय करने के लिए कई कमेटियां बनी और इसका इतिहास बहुत विवादित रहा है। सुरेश तेंदुलकर समिति वाली रिपोर्ट का विवाद तो बहुत चर्चा में रहा था। हाँ, तेंदुलकर समिति ने खाने की कैलोरी मतलब गांव में 2400 और शहर में 2100 कैलोरी और मासिक खर्च को आधार बनाकर कहा था कि 2011-12 में देश में 21.9% लोग गरीब थे। लेकिन जब उनके फॉर्मूले को रोज के खर्च में बदला गया तो पता चला कि वो गांव में लगभग 27 रुपए और शहर में 33 रुपए प्रतिदिन तय कर रहे थे। मतलब अगर कोई दिन के 33 रुपए खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये तो बहुत ही अवास्तविक था। इसी वजह से इसका भारी विरोध हुआ। इसके बाद सी रंगराजन समिति को लाया गया, जिसने थोड़ा यथार्थवादी नजरिया अपनाया। उन्होंने 2011-12 के लिए ही बताया कि असल में 29.5% लोग गरीब थे। उन्होंने मासिक खर्च की सीमा को थोड़ा बढ़ाकर गांव में 972 रुपए और शहर में 1407 रुपए कर दिए। पर आज की महंगाई में ये भी बहुत कम लगता है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी निराशाजनक तस्वीर का एक सकारात्मक पहलू भी है जिसे हमें देखना चाहिए। गरीबी को सिर्फ पैसों से नापना ही शायद गलत था। इसीलिए जब बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI सामने आया तो तस्वीर बदली। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं देखता। सही कहा। वो देखता है कि क्या घर में बिजली है, पीने का साफ पानी है, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पक्का फर्श है या नहीं। और इस सूचकांक के अनुसार भारत ने बहुत शानदार काम किया है। हमारी गरीबी 55.1% से घटकर सीधा 16.4% पर आ गई है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल यात्रा रही है। हमने आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जहां सरकारी और प्राइवेट कंपनियां साथ चलीं। हमने खेती से सीधे सर्विस सेक्टर में छलांग लगाई। योजना आयोग के सख्त रवैये से निकलकर हम नीति आयोग के सहयोगी रवैये तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, हमने ये समझा कि सिर्फ जीडीपी का बढ़ना ही काफी नहीं है। असली विकास तब है जब वो आखिरी इंसान तक पहुंचे। जब अगली बार हमारे श्रोता जीडीपी या नीति आयोग के बारे में अखबारों में पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा कि इन शब्दों का उनके रोजमर्रा के जीवन पर सीधा क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर सबको सोचना चाहिए। 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उसके बाद से हमने विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र के लिए अपनी बाजार पूरी तरह खोल दिए हैं। आज कई सरकारी क्षेत्र धीरे धीरे प्राइवेट हो रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत की यह मिश्रित अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ ज्यादा झुक रही है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और अगर ऐसा है तो भविष्य में लोक कल्याण मतलब जनता की भलाई और कॉर्पोरेट मुनाफे के बीच का यह संतुलन आखिर कैसे बना रहेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश का आर्थिक भविष्य तय करेगा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इन जटिलताओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो कुछ ऐसा है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमता है। मतलब अखबारों के पन्नों से लेकर टीवी की उन शोर शराबे वाली बहसों तक एक वाक्य है जो बार बार गूंजता है। बिल्कुल। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है या डेवलपिंग इकोनॉमी है। हाँ, बिल्कुल यही वाक्य है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम इस भारी भरकम शब्द को बस इस्तेमाल कर लेते हैं बिना इसके असल मायने समझे। तो आज का हमारा जो मिशन है वो इसी बात को डिकोड करना है। सही कहा। कागजों और आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलकर अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए विकासशील होने का जमीनी मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। एकदम। और बिना किसी मानसिक बोझ के हम इन आर्थिक शब्दावलियों की परतें हटाएंगे। ठीक है, तो आइए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, वहीं से इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ये शुरुआत करने के लिए मैं कहूंगी सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी,
इन दोनों शब्दों को अक्सर लोग एक ही समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र मूल रूप से सिर्फ एक विषय है, एक थ्योरी है। इसमें उत्पादन, वितरण और खपत के नियम तय किए जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं किताबी नियमों को किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है ना, जैसे भारत या चीन में, जी, जैसे किसी राज्य या देश की वास्तविक स्थितियों पर लागू कर दिया जाता है, तब वो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है। मतलब अर्थशास्त्र अगर एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया फॉर्मूला है, तो अर्थव्यवस्था उस फॉर्मूले का वास्तविक दुनिया में परीक्षण है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। तो जब हम अर्थशास्त्र के नियमों को भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के भीतर देखते हैं, तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था बन जाती है। और जब इसी व्यवहारिक रूप को वैश्विक मंच पर परखा जाता है, तो अब विश्व बैंक जैसी संस्थाएं दुनिया भर के देशों को अलग अलग श्रेणियों में बांटती हैं। बिल्कुल। और विश्व बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जिस मुख्य पैमाने का उपयोग करता है, वो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसे हम पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम या GNI भी कहते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट मानक है। इसके आधार पर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मोटा मोटी 4 प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। और वो 4 श्रेणियां कौन सी हैं? वो है निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं। अब भारत को इस वर्गीकरण के तहत एक विकासशील अर्थव्यवस्था माना गया है, जो धीरे धीरे निम्न मध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है। मैंने पढ़ा था कि भारत सिर्फ एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि आजादी के बाद हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल चुना था। हाँ, विशेष रूप से जो 1956 की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसके दौरान इसे एक ठोस आकार दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश के विकास का पहिया न तो पूरी तरह से सरकार के भरोसे छोड़ा गया और नहीं पूरी तरह से निजी पूंजीपतियों के हाथ में। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है यानी सरकार, वो उन क्षेत्रों में काम करे जहां जनता के कल्याण और भारी बुनियादी ढांचे की जरूरत है, जैसे रेलवे हो गया, सड़क हो गई या बड़े बांध। सही। और वहीं निजी क्षेत्र वहां काम करे जहां मुनाफा और बाजार की प्रतिस्पर्धा से नवाचार आ सकता है। तो दोनों का जो ये सह अस्तित्व है, यही भारत की आर्थिक रणनीति की रीढ़ बना। अब अगर हम विकसित और विकासशील देशों के बीच के सबसे बड़े फर्क को देखें, तो ये पूरी तरह से औद्योगिकरण की समय सीमा पर निर्भर करता है। हाँ। अमेरिका, जर्मनी या जापान जैसे जो देश आज विकसित कहलाते हैं ना, वहाँ औद्योगिक क्रांति 100 या 150 साल पहले ही आ चुकी थी। मतलब उनकी बुनियाद बहुत पहले पक्की हो चुकी थी। उनका जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली हो, परिवहन हो या स्वास्थ्य सेवाएं, वो आज अपनी चरम क्षमता पर काम कर रहा है। बिल्कुल। जबकि भारत या हमारे जैसे जो अन्य विकासशील देश हैं, वहाँ ये प्रक्रिया अभी भी अपने निर्माण के चरण में है। तो इसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ता है। हाँ, सही मायने में विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर उद्योगों का अभाव होता है। हाँ। और इसी कारण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रह जाता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब विशेषकर कृषि पर। जी, जब देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ खेती के भरोसे हो, तो वो एक स्पष्ट संकेत है कि औद्योगिक विकास अभी अपनी मंजिल से बहुत दूर है। अब यहाँ से एक बहुत ही वाजिब और मैं कहूँगा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती जीडीपी में से एक है। हम आकार के मामले में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। तो जब हमारी जीडीपी इतनी विशाल है, फिर ये विकासशील वाला टैग क्यों लगा हुआ है? ये जीडीपी और असल अमीरी का क्या भ्रम है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है और सच कहूं तो यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। अक्सर किसी देश की जीडीपी को वहां के नागरिकों की व्यक्तिगत अमीरी का पैमाना मान लिया जाता है, जो कि वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद केवल इस बात का सूचक है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक साल में कुल कितने मूल्य का सामान और सेवाएं तैयार की गईं। मतलब ये देश के कुल आर्थिक आकार या उसकी उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। हाँ। इसे अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो जीडीपी हमें सिर्फ ये बता रही है कि देश नाम की इस विशाल फैक्ट्री में एक साल में कुल कितना उत्पादन हुआ। एकदम सही। लेकिन उस फैक्ट्री के मुनाफे में से जो प्रत्येक मजदूर या नागरिक है, उसके हिस्से में कितना पैसा आया, ये जीडीपी नहीं बताती है। नहीं बताती। उसके लिए हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की तरफ देखना होता है। देश का औसत नागरिक आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, ये जानने का सबसे सटीक तरीका प्रति व्यक्ति आय ही है। और इसे निकालने का गणित तो बहुत सीधा है ना? हाँ, बिल्कुल सीधा है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है।
अब चूंकि हमारी राष्ट्रीय आय तो बड़ी है, लेकिन जब उसे 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में जो रकम आती है वो बहुत छोटी रह जाती है। तो विकसित देशों की तुलना में भारत जैसे विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी कम रहता है। जी, और यही एक विकासशील अर्थव्यवस्था का सबसे पहला और बड़ा लक्षण है। अब प्रति व्यक्ति आय की बात चली रही है तो मुझे इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही रोचक तथ्य याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा? ये दादा भाई नेरोजी को जाता है। 1867-68 के उस दौर में जब आंकड़े जुटाना मतलब लगभग असंभव काम था। हाँ, वो बहुत मुश्किल समय था। तब उन्होंने अनुमान लगाया था कि एक भारतीय की औसत आय मात्र 20 रुपए प्रति वर्ष थी। बाप रे, सिर्फ 20 रुपए सालाना? हाँ, यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि इसने ब्रिटिश राज में भारत के आर्थिक शोषण की पूरी पोल खोल कर रख दी थी। वो एक ऐतिहासिक कदम था वाकई। और इसके कई दशकों बाद 1931-32 में डॉक्टर VKRV राव ने पहली बार वैज्ञानिक और सांख्यिकीय पद्धति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तब क्या आंकड़ा निकला था? तब ये आंकड़ा 62 रुपए प्रति वर्ष निकल कर आया था। आज भले ही हमारी प्रति व्यक्ति आय हजारों रुपए में पहुंच गई हो, लेकिन जब हम डॉलर के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना अमेरिका या यूरोपीय देशों से करते हैं ना, तो ये खाई आज भी बहुत गहरी नजर आती है। और मैं तो कहूंगा कि इस खाई को गहरा करने में सबसे बड़ा हाथ उसी भागफल का है जिसका जिक्र हमने अभी किया, हमारी जनसंख्या। बिल्कुल, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। चलिए इसे ना एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर का जलापूर्ति तंत्र या पानी की टंकी 1 लाख लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये उसका बुनियादी ढांचा है। लेकिन अचानक उस शहर की आबादी बढ़कर 3 लाख हो जाए और पानी की टंकी का आकार वही रहे तो क्या होगा? जाहिर है पानी का संकट पैदा होगा। हाँ, लोगों को कतारों में लगना पड़ेगा और हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाला पानी कम हो जाएगा, खपत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और हाहाकार मचेगा। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। यही स्थिति एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था और उसके संसाधनों की होती है। पश्चिमी विकसित देशों ने बहुत पहले ही अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर कर लिया है, लेकिन विकासशील देशों को जनसंख्या के अत्यधिक दबाव का लगातार सामना करना पड़ता है। और जब हम जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल, जनसंख्या घनत्व का मतलब ही यही है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में औसतन कितने लोग निवास करते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो इस असमानता और दबाव की बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आती है। क्या थे वो आंकड़े? पूरे भारत का औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अगर हम राज्यों के स्तर पर इस आंकड़े को तोड़ें तो जहां अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सिर्फ 17 लोग? हाँ, और वहीं बिहार जैसे राज्य में ये आंकड़ा 1106 तक पहुंच जाता है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब है संसाधनों पर भयंकर प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल। जब सड़क, अस्पताल, स्कूल और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उस तेजी से नहीं बढ़ते जिस तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। और इस जनसांख्यिकीय दबाव का सीधा और सबसे क्रूर परिणाम होता है गरीबी। जी, और ये एक विकासशील देश का तीसरा सबसे प्रमुख लक्षण है। गरीबी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक अवस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय संकट है। सही कहा। और अर्थशास्त्र की दुनिया में गरीबी को सिर्फ एक तराजू पर नहीं तोला जाता, इसे मुख्य रूप से 2 अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, राइट? हाँ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। इन दोनों का अंतर बहुत ही दिलचस्प है और विकसित और विकासशील देशों की प्रकृति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी वो स्थिति है जहां एक इंसान अपने जीवित रहने की बुनियादी जरूरतें यानी पर्याप्त भोजन, पहनने के लिए कपड़े और सिर पर छत तक का जुगाड़ नहीं कर पाता। मतलब जो एकदम बेसिक सर्वाइवल है। बिल्कुल। भारत या अफ्रीका के कई देशों में जिस गरीबी को हम सड़कों पर देखते हैं ना, वो यही निरपेक्ष गरीबी है। लेकिन जब हम सापेक्ष गरीबी की बात करते हैं तो मामला बुनियादी जरूरतों का नहीं रह जाता। तो क्या होता है? यह मुख्य रूप से समाज में आय की असमानता को दर्शाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक सामान्य सा घर और एक पुरानी कार है, लेकिन उसके पड़ोसी के पास महल जैसा घर और एक चार्टर्ड प्लेन है। यहाँ दोनों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, कोई भूखा नहीं सो रहा है। हाँ। लेकिन दूसरे की तुलना में पहला व्यक्ति सापेक्ष रूप से गरीब है। और ये जो असमानता है, ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही समझाया आपने। इस असमानता या सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र, जिसे लॉरेंस कर्व कहते हैं, और गिनी गुणांक यानी गिनी कोएफिशिएंट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है। ये गिनी गुणांक कैसे काम करता है? इसे आसान भाषा में समझें तो गिनी गुणांक एक ऐसा पैमाना है जो 0 से लेके 1 के बीच होता है। ठीक है।
अगर किसी देश का गिनी गुणांक 0 है तो इसका मतलब है वहाँ पूर्ण समानता है, यानी देश की कुल संपत्ति सभी लोगों में बिल्कुल बराबर बंटी हुई है, जो कि असल दुनिया में लगभग नामुमकिन है। हाँ, व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है। और अगर ये एक हो जाए तो इसका मतलब है कि देश का सारा पैसा केवल एक ही व्यक्ति के पास है और बाकी सब खाली हाथ है। बाप रे, तो विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी तो होती ही है, लेकिन गिनी गुणांक बढ़ने से सापेक्ष गरीबी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अब अगर हम जमीन पर उतर कर देखें तो इस निरपेक्ष गरीबी को नापने के क्या तरीके अपनाए गए हैं? विश्व बैंक ने इसे नापने का एक बहुत ही सीधा पैमाना दिया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से काम पर अपना गुजारा कर रहा है, जो क्रय शक्ति के आधार पर तय होता है, तो वो अति निर्धनता की श्रेणी में आता है। 1.90 डॉलर प्रतिदिन। और अगर हम भारत के अपने ऐतिहासिक पैमानों की बात करें तो यहाँ गरीबी को लंबे समय तक भोजन की कैलोरी के आधार पर मापा गया ना? जी बिल्कुल। योजना आयोग ने जो परिभाषा तय की थी उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इतना भोजन नहीं जुटा पाता उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये 2400 और 2100 कैलोरी का अंतर इसलिए रखा गया क्योंकि गांव में लोगों को शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, जिसके लिए जाहिर है अधिक ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी या सिर्फ पेट ना भर पाना है? मतलब क्या किसी इंसान को सिर्फ इसलिए अमीर या ठीक ठाक मान लिया जाए क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल रही है? यहीं से गरीबी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? अर्थशास्त्रियों ने धीरे धीरे महसूस किया कि गरीबी सिर्फ आय का न होना नहीं है, बल्कि अवसरों और सुविधाओं का न होना भी है। सही बात है। इसीलिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल MPI की शुरुआत हुई। इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। इसे कौन तैयार करता है? UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलकर इसे तैयार करते हैं। ये सूचकांक सिर्फ पैसे को दरकिनार करके इंसान के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा को मापता है। ये तो बहुत ही विस्तृत पैमाना है। मैंने देखा इसमें कुल 10 अलग अलग संकेतकों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, 10 संकेतक होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये देखा जाता है कि क्या परिवार में कोई बाल मृत्यु हुई है और क्या बच्चों को उचित पोषण मिल रहा है। और शिक्षा में ये देखा जाता है कि परिवार का कोई सदस्य स्कूल गया है या नहीं, और बच्चों के स्कूल में उपस्थिति कैसी है ये भी। बिल्कुल। और सबसे अहम है जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पैमाना। इसमें बहुत ही जमीनी चीजें देखी जाती हैं। जैसे क्या चीजें? जैसे क्या घर में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन है या आज भी लकड़ी जलाकर धुएं में खाना बन रहा है? क्या घर में बिजली है? पीने का साफ पानी उपलब्ध है? शौचालय की सुविधा है या नहीं? बिल्कुल। और यहाँ तक कि क्या घर का फर्श पक्का है या मिट्टी का है? अगर कोई परिवार इन सुविधाओं से वंचित है तो भले ही उनके पास भोजन हो, वे बहुआयामी रूप से गरीब माने जाते हैं। और ये गरीबी अपने आप दूर नहीं हो सकती जब तक कि लोगों के पास आय का कोई स्थायी साधन ना हो। सही। जो हमें एक विकासशील अर्थव्यवस्था के चौथे और सबसे गंभीर लक्षण की तरफ ले जाता है, बेरोजगारी का उच्च स्तर। बेरोजगारी के बारे में हर दिन बात होती है, सड़क से लेकर संसद तक। लेकिन तकनीकी रूप से किसे बेरोजगार माना जाए? अर्थशास्त्र की परिभाषा में बेरोजगारी का मतलब सिर्फ काम का ना होना नहीं है। तो क्या है? एक व्यक्ति को तभी बेरोजगार माना जाएगा जब वो काम करने का इच्छुक हो, सक्रिय रूप से बाजार में काम खोज रहा हो और फिर भी उसे काम ना मिले। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता तो उसे बेरोजगारों की गिनती में नहीं रखा जाता? बिल्कुल नहीं, वो बेरोजगार नहीं है, वो बस काम नहीं करना चाहता। अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के भीतर बेरोजगारी के 2 बहुत ही विशिष्ट और गहरे रूप देखने को मिलते हैं। इनमें से पहला रूप है अनिच्छिक बेरोजगारी, जिसे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जी, ये वो स्थिति है जो सीधे तौर पर अर्थशास्त्र के मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से जुड़ी है। इसे थोड़ा और आसान करके समझाएं। हाँ, इसे ऐसे समझें कि बाजार में एक मजदूर की सामान्य दिहाड़ी 500 रुपए तय है। एक व्यक्ति पूरी तरह से 500 रुपए में काम करने को तैयार है। वो रोज सुबह काम की तलाश में निकलता है, लेकिन बाजार में कोई काम उपलब्ध ही नहीं है। यह सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि देश में नए उद्योग और नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। एकदम सही। और दूसरा रूप वो है जो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और जिसने हमारी कृषि व्यवस्था को अंदर तक जकड़ रखा है। आप प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात कर रही हैं? हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे अंग्रेजी में डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वैसे छिपी हुई बेरोजगारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोग बाहर से बेरोजगार नजर ही नहीं आते, वो काम करते हुए दिखते हैं। ये अवधारणा बहुत ही दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक खेत का दृश्य दिमाग में लाते हैं। ठीक है।
मान लीजिए एक परिवार के पास एक छोटा सा खेत है। हाँ। उस खेत की जुताई, बुआई और कटाई के लिए असल में सिर्फ 2 लोगों की मेहनत पर्याप्त है। 2 लोग काफी हैं। हाँ, 2 लोग मिलकर उस खेत से साल भर में 100 क्विंटल अनाज पैदा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि परिवार में 5 वयस्क सदस्य हैं और गांव में रोजगार का कोई दूसरा साधन या कोई कारखाना नहीं है, तो वो 5 लोग उसी खेत में काम करने लगते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर अर्थशास्त्र का सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का नियम लागू होता है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? मतलब उन 5 लोगों के काम करने के बावजूद खेत की क्षमता तो 100 क्विंटल ही रहेगी ना, वो तो बढ़ने वाली नहीं। हाँ, जमीन तो उतनी है। इसका मतलब है कि जो अतिरिक्त 3 लोग खेत में लगे हैं, उनके काम करने या ना करने से कुल उत्पादन में एक दाने का भी इजाफा नहीं हो रहा है। मतलब उन 3 लोगों की सीमांत उत्पादकता 0 है। बिल्कुल 0। वे सुबह से शाम तक व्यस्त दिख रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन असल में वे बेरोजगारी हैं। वे सिर्फ काम को बांट रहे हैं, उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर कल को उन 3 लोगों को खेत से निकालकर किसी कारखाने में लगा दिया जाए तो खेत का उत्पादन भी नहीं गिरेगा और वे 3 लोग देश की अर्थव्यवस्था में कुछ नया योगदान भी देने लगेंगे। लेकिन समस्या यही है ना कि वो कारखाना मौजूद ही नहीं है। और यही पूरे चक्र की जड़ है। जब औद्योगिक विकास धीमा होता है तो कृषि क्षेत्र से लोगों का बोझ कम नहीं हो पाता। एक विकासशील देश में लोग मजबूरी में खेती पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। इससे प्रति व्यक्ति आय कम होती है, कम आय से गरीबी बढ़ती है और गरीबी से कुपोषण और अशिक्षा बढ़ती है, जो फिर से बेरोजगारी को जन्म देती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अब ये तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि विकासशील अर्थव्यवस्था का जो टैग है वो कोई स्थायी अवस्था या रुकी हुई मंजिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशन फेज है। ये उस देश की कहानी है जो अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक कृषि आधारित संरचना की केंचुली उतारकर आधुनिक उद्योग और तकनीक आधारित संरचना की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही। एक विकासशील देश का सफर दरअसल एक पुल पार करने जैसा है। इस पुल पर चलते हुए उसे कम आय, जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों की कमी, भयंकर गरीबी और छिपी हुई बेरोजगारी जैसी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हर नीति, हर बजट और हर पंचवर्षीय योजना इसी पुल को जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से पार करने की एक कोशिश होती है। सही बात है। और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी उपयोगिता है, मैं कहूंगा जो असली टेक अवे है, वो यही है कि आंकड़ों को देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए। वो कैसे? अगली बार जब समाचारों में जीडीपी के लाखों करोड़ों के आंकड़े चमकें या बताया जाए कि देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो इस विश्लेषण के आधार पर कुछ बुनियादी सवाल जरूर जहन में आने चाहिए। जैसे कि जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन क्या प्रति व्यक्ति आय में कोई सम्मानजनक वृद्धि हुई? बिल्कुल। क्या गिनी गुणांक कम हुआ, यानी अमीरी और गरीबी की खाई घटी? और सबसे जरूरी बात, क्या प्रचंड बेरोजगारी का शिकार वो मजदूर खेत से निकलकर किसी नए उद्योग में काम पा सका? जब इन सवालों के जवाब हाँ में मिलने लगेंगे तभी वास्तव में विकसित होने का सपना पूरा होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली विकास इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। लेकिन इस चर्चा का अंत करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद पारंपरिक अर्थशास्त्र की किताबों से थोड़ा आगे का है। अच्छा, वो क्या है? हम लगातार औद्योगिकरण और कारखानों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई विकासशील देश आने वाले दशक में अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को पूरी तरह से 0 कर ले, सब कुछ स्थिर हो जाए। ठीक है, मान लिया। लेकिन इसी दौरान वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन की ऐसी सुनामी आए जो कारखानों, डेटा एंट्री और सेवा क्षेत्र के उन करोड़ों रोजगारों को ही खत्म कर दे जिनकी बदौलत कोई देश विकसित बनता है। ओहो, ये तो पूरी बाजी पलटने वाली बात हो गई। बिल्कुल। अगर एआई उन सीढ़ियों को ही तोड़ दे जिन पर चढ़कर आज तक देश विकसित हुए हैं, तो क्या कोई विकासशील देश कभी उस पुरानी परिभाषा के हिसाब से विकसित होने का टैग हासिल कर पाएगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या फिर आने वाले भविष्य में विकसित और विकासशील होने के पैमाने ही पूरी तरह से बदल जाएंगे और हमें प्रति व्यक्ति आय की जगह शायद ये मापना पड़े कि किस देश के पास कितने उन्नत एल्गोरिदम्स हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। ऐसा लगता है जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ ईंट गारे के कारखानों और खेतों से नहीं, बल्कि सर्वर रूम और एआई की क्षमता से तय होंगी। और शायद तब अर्थशास्त्र के सारे पुराने नियम दोबारा लिखने पड़े। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारे आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण का समापन होता है। उम्मीद है अगली बार विकासशील अर्थव्यवस्था शब्द सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये पूरी तस्वीर उभर कर आएगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बचपन से ही ना हमने किताबों में पढ़ा है और नेताओं के भाषणों में भी हमेशा सुना है
कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, मतलब भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये तो एक बहुत ही आम कहावत है। बिल्कुल, लेकिन आज की गहराई से की गई इस पड़ताल में हम जो डेटा और रिसर्च देख रहे हैं ना, वो एक बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर पेश कर रहे हैं। एकदम सही कह रही हैं। और हमारी इस चर्चा का जो कोर मिशन है वो सिर्फ कुछ आंकड़े पढ़ना नहीं है, हमें इसी आर्थिक पहेली को डिकोड करना है। हाँ, मतलब मैं यही सोच रही थी कि कैसे एक ऐसा सेक्टर जो आज भी देश की आधी से अधिक आबादी को रोजगार दे रहा है, यानी 50% से ज्यादा वर्कफोर्स, हाँ वही, वो देश की कुल आय में, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें सबसे कम लगभग 16% का ही योगदान क्यों दे रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, और इसे समझने के लिए हमें कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों के साथ जो डायनेमिक रिलेशन है उसे समझना होगा। और ये सब कैसे शुरू हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त जब हमारे देश की इकोनॉमिक फाउंडेशन रखी जा रही थी, हमारे जो स्रोत हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, भारत ने ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया और ना ही पूरी तरह से सोशलिस्ट। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस मिक्स्ड इकोनॉमी का असली स्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उभर कर सामने आया। वहां से पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला था। हाँ, और वो शिफ्ट बहुत क्रूशियल था। उस वक्त लीडरशिप ने यह तय किया कि अगर भारत को आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो हमें भारी उद्योगों यानी हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना होगा। मतलब कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग पर। सही कहा। और इसी इंडस्ट्रियल पुश ने वो जमीन तैयार की जहां से खेती और बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ का रास्ता अलग अलग होने लगा। और यहीं से जीडीपी का वो गणित बदलना शुरू हुआ जिसे हम आज देख रहे हैं। वैसे जीडीपी क्या है, इसके बेसिक्स में हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो एक जाना माना कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन कृषि के योगदान को समझने के लिए जीडीपी का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण हमारे स्रोतों में दिया गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अच्छा, वो क्या है? मान लीजिए एक देश एक साल में केवल 20 पेन बनाता है और एक पेन की कीमत 20 रुपए है, तो उस देश की जीडीपी 400 रुपए हो गई। बिल्कुल। अब इस 400 रुपए में से कौन सा हिस्सा खेतों से आ रहा है और कौन सा कारखानों से, यही आज की मुख्य पहेली है। और इस हिस्से को समझने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र को देखना होगा। इसमें सिर्फ खेती बाड़ी शामिल नहीं है, है ना? एकदम सही। प्राइमरी सेक्टर में वो हर चीज आती है जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करती है, जैसे पशुपालन, मछली पालन और बागवानी। हाँ, और यहां तक कि माइनिंग यानी जमीन से कोयला या पेट्रोलियम निकालना भी इसी का हिस्सा है। ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देश की कुल लेबर फोर्स का 50% से ज्यादा हिस्सा आज भी इसी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है, विशेषकर कृषि पर। इसी वजह से इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान घटकर लगभग 16% रह गया है। मतलब आधे से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन कुल आय में उनका हिस्सा सिर्फ 16% है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आजादी के समय यानी 1947-48 में ये योगदान 50% से अधिक हुआ करता था। तो ये जो भारी गिरावट आई है, इसे देखकर अक्सर लोग मान लेते हैं कि कृषि का पतन हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम होना कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में ये किसी भी देश के विकास का एक बहुत मजबूत संकेत है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। अगर देश की आधी आबादी जिस सेक्टर पर टिकी है उसका वैल्यू शेयर गिर रहा है तो ये एक मजबूत संकेत कैसे हुआ? इसे इस तरह से समझिए, कृषि का शेयर कम होने का मतलब ये नहीं है कि खेतों में पैदावार कम हो गई है। हम आज पहले से कहीं ज्यादा अनाज उगा रहे हैं। तो फिर परसेंटेज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी समय के दौरान हमारे उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर और सेवा क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़े हैं। अच्छा, मतलब पूरी इकोनॉमी का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल, खेती की कमाई भी बढ़ी है लेकिन कारखानों और आईटी जैसी सेवाओं ने इतनी तेज छलांग लगाई है कि प्रतिशत के हिसाब से खेती का हिस्सा छोटा दिखने लगा है। ये लॉजिक तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देता है। लेकिन जो स्रोत हमने रिव्यू किए उनमें एक और बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। कौन सा तथ्य? जॉब्स की कैटेगरी वाला। आमतौर पर हम फिजिकल लेबर करने वालों को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, तो क्या दिन रात मिट्टी में काम करने वाला किसान भी ब्लू कॉलर वर्कर है? स्रोतों के अनुसार नहीं। किसानों को रेड कॉलर जॉब की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल लगा मुझे। किसान को रेड कॉलर में क्यों रखा जाता है? इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। ब्लू कॉलर में वो मजदूर आते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जैसे दिन के 300-400 रुपए कमाने वाले। वो पूरी तरह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर होते हैं। और किसानों को रेड कॉलर में इसलिए रखा जाता है, और ध्यान रहे कि सरकारी कर्मचारी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार का व्यापक समर्थन प्राप्त होता है। हाँ, स्रोतों में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे सरकार द्वारा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करना। बिल्कुल, एमएसपी एक तरह का सुरक्षा कवच है
जो किसानों को बाजार के अचानक गिरने से बचाता है। इसके अलावा सस्ती दरों पर ऋण देना और यूरिया या खाद पर भारी सब्सिडी उपलब्ध कराना। सही कहा। जय जवान जय किसान की जो अवधारणा है वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो सरकार की इस नीति को दर्शाती है कि कृषि महज एक व्यापार नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर सरकार इतना सपोर्ट कर रही है और 50% से अधिक लोग कृषि में लगे हैं, फिर भी उत्पादन केवल 16% है, तो ये लोग वास्तव में कर क्या रहे हैं? और यहीं पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े संकट पर आते हैं। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी, इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे देखते हैं, कृषि में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए किसी परिवार के पास एक छोटा सा खेत है जहां सिर्फ 2 लोगों का काम है। मतलब 2 लोग आराम से बुआई से लेकर कटाई तक सब संभाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस परिवार में 10 लोग हैं और बाहर कोई काम नहीं है, तो वो 10 लोग उसी खेत में काम करते हैं। तो वो जो अतिरिक्त 8 लोग हैं, उन अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। 0, मतलब उनके काम करने से आउटपुट में कोई नया वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। एकदम सही। वे देखने में रोजगार में लगते हैं, सब बिजी दिखते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में उनका वास्तविक उत्पादन कुछ नहीं होता। अगर उन 8 लोगों को खेत से निकाल भी दिया जाए तो भी खेत की पैदावार उतनी ही रहेगी। बिल्कुल। और इस छिपी हुई बेरोजगारी के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, खेती तो साल भर लगातार चलने वाला काम नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो किसानों के पास केवल जुताई, बुवाई और कटाई के समय ही काम होता है। और बीच के जो कई महीने होते हैं जब फसल बड़ी हो रही होती है, तब क्या? तब वे लगभग बेरोजगार रहते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है और लोग पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करें, कृषि आज भी रोजगार के मामले में भारत की रीढ़ है, लेकिन आर्थिक मूल्य के मामले में देश सेवा और उद्योग क्षेत्र की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और हमारे स्रोतों से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि असली चुनौती इस 55 या 50% आबादी को खेतों से बाहर निकालने की है। उन्हें अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर ले जाना होगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर। हाँ, क्योंकि जब तक ये लोग खेतों में छिपे हुए बेरोजगार रहेंगे तब तक उनकी आय नहीं बढ़ सकती। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जो अर्थव्यवस्था को करना है। लेकिन ये सब डिस्कस करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यदि आर्थिक विकास का पैमाना यही है कि कृषि से लोगों को हटाकर उद्योगों और सेवाओं में लगाया जाए, तो क्या भविष्य में कृषि प्रधान कहलाने वाले समाजों का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना पूरी तरह से बदल जाएगा? ये बहुत ही गहरा विचार है, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ खेतों पर नहीं, खेतों से जुड़े मौसमों और त्योहारों पर भी टिका है। बिल्कुल। जब खेत सिर्फ मशीनें चलाएंगी और गांव खाली होकर कारखानों की तरफ चले जाएंगे, तो गांव की उस संस्कृति का क्या होगा जो पूरी तरह से बुवाई और कटाई के मौसमों पर आधारित है? हमारे सारे लोकगीत, हमारे त्योहार, वो सब तो इसी कृषि चक्र से जुड़े हैं। अगर लोग ही खेती में नहीं रहेंगे तो वो संस्कृति कैसे बचेगी? ये सच में खुद सोचने और आगे की खोज करने का एक शानदार बिंदु है। अर्थव्यवस्था भले ही विकास कर जाए, लेकिन समाज किस दिशा में जाएगा ये देखना होगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो असल में, मेरा मतलब है, हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारी नौकरी हो, रोज की खरीदारी हो या हमारा जीवन स्तर, सब कुछ इसी एक धुरी पर घूमता है। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और इसकी जटिलताएं क्या हैं, आज हम इसे गहराई से समझेंगे। और इसके लिए हमने आज की चर्चा के स्रोत के रूप में कुछ बहुत ही विस्तृत अर्थशास्त्र के मैराथन लेक्चर्स के नोट्स को अपना आधार बनाया। एकदम सही। इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें अर्थशास्त्र के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों से लेकर राष्ट्रीय आय तक की बारीकियों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। देखिए, अर्थशास्त्र को अक्सर लोग उबाऊ नंबरों और ग्राफ्स का जाल मान लेते हैं, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये समाज के काम करने का सबसे जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि आखिर एक देश की अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। हाँ, वो सारा पैसा कहाँ से आता है। और एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ आर्थिक आंकड़े बढ़ने का मतलब हमेशा सच्चा विकास होता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से क्या काम कर रहे हैं। सही कहा। तो इन नोट्स में सबसे पहले अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभों की बात की गई है, जिसे हम सेक्टर्स कहते हैं।
आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, तो जो पहला क्षेत्र है उसे प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे कृषि हो गया। बिल्कुल, कृषि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन और खनन यानी माइनिंग भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। यहीं से हमें वो कच्चा माल मिलता है जिस पर बाकी की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। अब यहाँ नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य साझा किया गया है। आज भी हमारे देश की कुल कार्यशील आबादी का 50% से अधिक हिस्सा इसी प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम है, केवल लगभग 16 से 17% के आसपास। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। ये विरोधाभास असल में किसी भी देश के विकास का एक संकेत भी माना जाता है। वो कैसे? मतलब आधे लोग मिलकर भी देश की कुल कमाई का 5वां हिस्सा नहीं बना पा रहे। देखिए, ऐतिहासिक नजरिए से समझें तो आजादी के समय जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत ज्यादा था। समय के साथ इसका कम होना ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल निकलता है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है और यहीं से हमारी अर्थव्यवस्था के दूसरे स्तंभ का प्रवेश होता है, द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उपयोग करके नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या गन्ने से चीनी। और नोट्स बताते हैं कि इसमें बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति भी शामिल है। एकदम से। और जीडीपी में इस द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 29 से 30% के बीच है। लेकिन ये क्षेत्र माल तो बना रहा है, पर उस माल को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, और यहीं पर अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहते हैं। इस क्षेत्र की सबसे अनूठी बात यह है कि ये अदृश्य है, इसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मतलब कोई भौतिक वस्तु नहीं बन रही है यहाँ? बिल्कुल नहीं। इसमें बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार और परिवहन जैसी सेवाएं आती हैं। और वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान इसी क्षेत्र का है, लगभग 54%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश की आधी से ज्यादा कमाई बिना कोई सामान बनाए सिर्फ सेवाओं से आ रही है। तो इन 3 क्षेत्रों को समझने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है, जिसका जवाब नोट्स में बहुत गहराई से दिया गया है कि इतने बड़े देश की कुल कमाई को आखिर नापा कैसे जाता है? हाँ, बार बार ये शब्द आता है जीडीपी। तो ये जीडीपी आखिर गिनी कैसे जाती है? इसे समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही सरल उदाहरण का उपयोग किया गया है। मान लीजिए एक देश की सीमा के अंदर एक साल में केवल 10 कारें बनती हैं। सिर्फ 10 कारें? हाँ, उदाहरण के लिए। और मान लेते हैं कि एक कार की कीमत 1 लाख रुपए है। तो उस देश की जीडीपी 10 लाख रुपए हो गई। बिल्कुल, यानी एक साल में देश की सीमा के भीतर बनने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। यहाँ पर ये अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, दोहरी गणना या डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम केवल अंतिम वस्तुओं को गिनते हैं। यानी अगर गेहूं सीधा बाजार में उपयोग हो रहा है तो वो अंतिम वस्तु है। एकदम सही। लेकिन अगर उसी गेहूं का उपयोग ब्रेड बनाने में हो रहा है तो फिर अंतिम वस्तु ब्रेड होगी, गेहूं नहीं, वरना हम गेहूं की कीमत 2 बार जोड़ लेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो हुई आज की बात, लेकिन मैं एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी। भारत में पहली बार 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और क्या आप जानते हैं तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सिर्फ 20 रुपए। सोचिए उस समय की स्थिति क्या रही होगी। बाद में 1931-32 में VKRV राव ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इसकी गणना की। तब ये 62 रुपए थी। ये वो ऐतिहासिक नींव है जिस पर आज का हमारा सिस्टम खड़ा है। लेकिन जीडीपी सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। देश की असली राष्ट्रीय आय तक पहुंचने का सफर काफी लंबा है। हाँ, नोट्स इस सफर को बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से समझाते हैं। देखिए, जीडीपी में जब विदेश से होने वाली शुद्ध आय जोड़ दी जाती है तो वो जीएनपी बन जाती है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बिल्कुल। और जब इस जीएनपी में से मशीनरी की घिसावट या डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तब हमें एनएनपी मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और असल में यही एनएनपी देश की राष्ट्रीय आय होती है। ये सारी गणना भारत में एक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सही कहा। अब यहाँ से चर्चा एक नए और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। क्या केवल जीडीपी या राष्ट्रीय आय के बढ़ने का मतलब है कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है? यहीं पर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का गहरा अंतर सामने आता है। समृद्धि केवल एक मात्रात्मक बदलाव है
क्वांटिटेटिव बदलाव। यानी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। हाँ, लेकिन आर्थिक विकास गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। इसमें शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में नोट्स में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के दृष्टिकोण का जिक्र है। उन्होंने आर्थिक विकास को क्षमता के विस्तार और आत्मसम्मान के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना था कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, इंसान की क्षमता बढ़नी चाहिए। और इसी विकास को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक या HDI जैसी चीजें बनाई गईं। भारत में गरीबी मापने के लिए समय समय पर समितियां भी बनी, जैसे तेंदुलकर और रंगराजन समिति। इन्होंने कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा तय की थी ना? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। यह दर्शाता है कि असली विकास केवल पैसा नहीं, बल्कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि खेत के कच्चे माल से लेकर इंटरनेट और बैंकिंग की सेवाओं तक हर एक गतिविधि देश की GDP का हिस्सा बनती है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि मानव विकास से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। जब भी कोई सामान खरीदा जाता है या किसी सेवा का उपयोग किया जाता है, तो असल में उस 54% सेवा क्षेत्र या देश की समग्र GDP में योगदान दिया जा रहा होता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। आज हमने जाना कि GDP में केवल उन्हीं चीजों की गणना होती है जिनकी बाजार में कोई मौद्रिक कीमत होती है, मॉनेटरी वैल्यू। हाँ, लेकिन जरा सोचिए उन कामों के बारे में जो बिना पैसों के किए जाते हैं, जैसे घरों में किया जाने वाला अनपेड वर्क, बच्चों की देखभाल या स्वैच्छिक सेवा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये काम समाज को चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में इनकी गिनती शून्य होती है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या अर्थव्यवस्था की हमारी वर्तमान परिभाषा आधी सच्चाई ही बयां करती है? क्या हमें अपनी गणना के तरीकों को बदलने की जरूरत है? ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ द डीप डाइव की हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अर्थव्यवस्था की दुनिया में एक ऐसा विषय है जो हर दिन वित्तीय अखबारों के हेडलाइंस में रहता है, लेकिन अक्सर इसके पीछे का जो असली गणित है ना, वो आम समझ से थोड़ा दूर ही रह जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा विषय है घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग और घाटे का बजट। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है कि भारत जैसे विकासशील देश आखिर अपनी कमाई से ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं? हाँ, मतलब क्या ये कोई मजबूरी है या फिर कोई सोची समझी रणनीति? आज हमारे पास कई बेहतरीन आर्थिक विश्लेषण और नोट्स हैं जो इस बात की परतें खोलते हैं कि सरकारी खजाने का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि सरकारें कर्ज क्यों लेती हैं, इन अलग अलग तरह के घाटों का अर्थशास्त्र क्या है, और सबसे अहम बात, ये सब हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन, देश की महंगाई दर और हमारे बुनियादी ढांचे को जमीनी स्तर पर कैसे प्रभावित करता है। देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव में एक बात तो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। बजट के ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये केवल प्रतिशत या गणित के फॉर्मूले नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक बही खाता नहीं है। एकदम। बजट वास्तव में देश की वर्तमान आकांक्षाओं और भविष्य की पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा के बीच का एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन होता है। जब कोई सरकार संसद में बजट पेश करती है ना, तो वो अगले एक दशक के लिए देश की दिशा तय कर रही होती है। यानी घाटा केवल एक संख्या नहीं है, ये बताता है कि हम आज के विकास के लिए भविष्य से कितना उधार ले रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करें तो इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझा जा सकता है। बिल्कुल, वो पारिवारिक बजट वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठेगा। हाँ, मान लीजिए किसी परिवार की मासिक आय 50,000 रुपए है, लेकिन उनके महीने भर के अनिवार्य खर्चे 75,000 रुपए हैं। अब यहाँ 25,000 रुपए का सीधा घाटा है। और इस कमी को पूरा करने के लिए उस परिवार को या तो अपनी कोई पुरानी बचत तोड़नी पड़ेगी, कोई संपत्ति बेचनी पड़ेगी, या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़ेगा। किसी भी देश की सरकार का बजट भी लगभग इसी तरह काम करता है। अर्थशास्त्र में हम बुनियादी तौर पर 3 प्रकार के बजट देखते हैं। पहला है संतुलित बजट, जहां आय और व्यय बराबर हो, जो कि वास्तविक दुनिया में बहुत दुर्लभ है। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, जहां कमाई खर्च से ज्यादा होती है। अमेरिका या कुछ नॉर्डिक देशों में कभी कभार ऐसा देखा जाता है क्योंकि वहां टैक्स कलेक्शन का आधार बहुत बड़ा है। लेकिन भारत और दुनिया के तमाम अन्य विकासशील देशों की असली कहानी तो तीसरे प्रकार से जुड़ी है, घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। इसमें सरकार जानबूझकर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने का खाका खींचती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि विकासशील देशों के लिए ये घाटे का बजट बनाना कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है। मतलब ये कोई गलती नहीं है? बिल्कुल नहीं। विकसित देशों के पास पहले से ही विश्व स्तरीय सड़कें हैं,
आधुनिक अस्पताल हैं, बेहतरीन स्कूल और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचा मौजूद है। उन्हें केवल इसका रखरखाव करना है। जबकि एक विकासशील देश को ये सब शून्य से या बहुत ही शुरुआती स्तर से बनाना होता है। सही कहा। देश को हजारों किलोमीटर नए हाईवे चाहिए, रेलवे का पूरा आधुनिकीकरण चाहिए, नए बंदरगाह चाहिए, ताकि वैश्विक व्यापार में हम टिक सकें। और इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करती है। उन्हें सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की सख्त जरूरत है, जैसे मनरेगा के तहत रोजगार देना, मुफ्त राशन पहुंचाना या वृद्धावस्था पेंशन। ये कोई विलासिता नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है। समस्या ये है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इनकम टैक्स देने वालों का दायरा बहुत छोटा होता है। सरकार की आय सीमित होती है। अगर सरकार केवल टैक्स की कमाई के भरोसे बैठ जाए तो देश का बुनियादी ढांचा कभी बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था में जौन फूंकने के लिए सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करने का जोखिम उठाती है। तो एक तरह से सरकार ये मानकर चलती है कि आज लिया गया ये कर्ज भविष्य में इतनी तरक्की लाएगा कि हम इसे आसानी से चुका सकेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बजट सत्र में जो भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं ना, उन्हें डिकोड करते हैं। हाँ, वो तकनीकी शब्द अक्सर लोगों को भ्रमित कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व घाटे की, जिसे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार की रोजमर्रा की कमाई, जैसे टैक्स या चालान से मिलने वाला पैसा, हाँ, और सरकार के रोजमर्रा के खर्चों के बीच का अंतर है। इन खर्चों में कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, पुराने कर्जों का ब्याज और सब्सिडी शामिल होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस खर्च से देश में कोई नई सड़क या पुल नहीं बन रहा होता। और यहीं पर सबसे ज्यादा चिंता पैदा होती है। अगर राजस्व घाटा बहुत अधिक है तो इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अपने दैनिक कामकाज चलाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पा रही है। मतलब घर का राशन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। एकदम सही। ये आर्थिक रूप से बहुत अस्थिर स्थिति है। इसी को थोड़ा और पारदर्शी बनाने के लिए 2012-13 के बजट में एक नया विचार लाया गया था, प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुराने तरीके में क्या दिक्कत थी? दिक्कत नहीं थी, बस एक तकनीकी पेच था। केंद्र सरकार जो भी रोजमर्रा का खर्च करती है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को ग्रांट यानी अनुदान के रूप में दिया जाता है। हाँ, कागजों पर तो ये केंद्र का राजस्व व्यय है, लेकिन कई बार राज्य सरकारें उस पैसे से कोई सरकारी स्कूल या सड़क बना देती हैं। अच्छा, तो पैसा खर्च तो रोजमर्रा के खाते से हुआ, लेकिन जमीन पे एक ठोस संपत्ति बन गई। बिल्कुल। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने तय किया कि कुल राजस्व घाटे में से उस अनुदान को घटा दिया जाए जिससे पूंजीगत संपत्ति बनी है। जो आंकड़ा बचता है उसे ही प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ये तो काफी तार्किक है। अब आते हैं उस घाटे पर जो सच में बजट का सुपरस्टार होता है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पूरा शेयर बाजार इसी आंकड़े पर नजर गड़ाए रहता है। हाँ, ये कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर है, लेकिन आय में सरकार द्वारा लिए गए उधार को शामिल नहीं किया जाता। ये साफ बताता है कि सरकार को इस साल बाजार से कुल कितने हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठाना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण थर्मोमीटर है। अगर ये लगातार बढ़ रहा है तो मतलब देश कर्ज के भारी बोझ के नीचे जा रहा है। और विदेशी निवेशक या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इसी आंकड़े को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, क्योंकि इसके पीछे अर्थशास्त्र का एक पूरा डोमिनो इफेक्ट काम करता है। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की साख गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। और जब रेटिंग गिरती है तो विदेशी निवेशकों में घबराहट फैलती है। वो अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। और जब वो पैसा निकालते हैं तो रुपयों को डॉलर में बदलते हैं। डॉलर की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे रुपये का मूल्य गिरने लगता है। और कमजोर रुपए का मतलब है कि हमारा आयात जैसे कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ेगी और अंततः सब्जी से लेकर सीमेंट तक हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसलिए सरकारें हमेशा इस राजकोषीय घाटे को जीडीपी के एक निश्चित प्रतिशत के भीतर बांधकर रखने की जद्दोजहद करती हैं। इसके बाद एक और दिलचस्प आंकड़ा है, प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। इसे 1993-94 के बजट में शुरू किया गया था। ये राजकोषीय घाटे में से पुराने कर्जों पर दिए जाने वाले ब्याज को घटाकर निकाला जाता है। क्योंकि राजकोषीय घाटा वर्तमान सरकार के साथ साथ पिछली कई सरकारों की नीतियों का बोझ बीट होता है। हाँ, अगर 80 के दशक में कोई कर्ज लिया गया था तो उसका ब्याज आज भी चुकाना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। प्राथमिक घाटा इस पुराने बोझ को हटाकर ये मापता है कि बिना पुराने ब्याज के सरकार की आज की नीतियां कितना नया घाटा पैदा कर रही हैं। अगर प्राथमिक घाटा 0 हो जाए तो मतलब सरकार को अपने नए खर्चों के लिए कोई उधार नहीं लेना पड़ रहा है।
नया कर्ज सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए लिया जा रहा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अच्छा, ये तो बात हुई बाजार से उधार लेने की, लेकिन एक और जोखिम भरा तरीका है मुद्रीकृत घाटा या मोनेटाइज्ड डेफिसिट। जब सरकार खर्च पूरा करने के लिए सीधा रिजर्व बैंक से नई मुद्रा छपवाकर उधार लेती है। क्या ये इतना आसान है? तकनीकी रूप से इतना सीधा नहीं है, लेकिन सार यही है। जब बाजार से उधार लेना मुश्किल या बहुत महंगा हो जाता है तो सरकार आरबीआई को विशेष बॉन्ड्स जारी करती है। नए उत्पादन के बाजार में एकदम से नई नकदी बढ़ाने जैसा है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके फायदे भी हैं, जैसे मंदी के समय में ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। सरकार खर्च करके बाजार में मांग बढ़ाती है, और ये मांग तब सबसे अच्छी होती है जब कर्ज का पैसा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगे, जैसे नए हाईवे, रेलवे ट्रैक या पावर प्लांट बनाना। इससे रोजगार मिलता है और देश की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। फैक्ट्रियों से माल जल्दी पहुंचता है, निर्यात बढ़ता है। ये ऐसा कर्ज है जो भविष्य में खुद को चुकाने की ताकत पैदा करता है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर इतने फायदे हैं तो अर्थशास्त्री डरते क्यों हैं? इसका सबसे भयानक रूप है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। बिल्कुल, जब नई मुद्रा छपती है तो लोगों के हाथ में अचानक ज्यादा पैसा आ जाता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन बाजार में सामान जैसे गाड़ियां या मकान रातों रात तो नहीं बढ़ सकते। मांग बढ़ती है, सप्लाई कम होती है और कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। और ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए एक धीमे जहर की तरह होती है। एक और बड़ा खतरा है कर्ज का जाल या डेप्ट ट्रैप। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे कार्ड से पैसे निकाल दूं और उसे कोई महंगा फोन खरीदने में उड़ा दूं। कर्ज डबल, कमाई जीरो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब सरकारें यही काम करती हैं तो उसे राजस्व व्यय में कर्ज उड़ाना कहते हैं। बिना ठोस योजना के मुफ्त की चीजें बांटने में कर्ज का पैसा लगा देना, या सिर्फ वेतन चुकाने में। हाँ, फिर देश पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अगली बार सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। भारत ने इसे करीब से महसूस किया है। 1969 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और 80 का दशक आते आते ये एक बुरी आदत बन गई। सरकारें गैर उत्पादक कार्यों में भारी खर्च कर रही थीं। और नतीजा ये हुआ कि 1991 आते आते भारत एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग सूख गया था। हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसी संकट के बाद आर्थिक सुधार हुए, राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन शुरू हुआ। लेकिन सरकारों को खर्च की जो लत लग चुकी थी उसे कानूनी तौर पर रोकने के लिए 2003 में FRBM एक्ट लाया गया, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ये एक डाइट प्लान की तरह था। इसने सरकारों को कानूनी रूप से बाध्य किया कि वे अपने घाटे को एक सुरक्षित सीमा में रखें। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जो आम श्रोता इसे सुन रहे हैं, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है, उनके लिए ये सब कैसे मायने रखता है? असर बहुत सीधा है। जब सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश करती है तो या तो वो खर्च घटाएगी या आमदनी बढ़ाएगी। खर्च घटाने का मतलब है सब्सिडी में कटौती, रसोई गैस या खाद महंगी हो जाएगी। और आमदनी बढ़ाने का मतलब है टैक्स बढ़ाना। अगर इनकम टैक्स नहीं तो जीएसटी की दरें बढ़ जाएंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। और अगर सरकार घाटे को कम ना करे और नोट छापती रहे तब तो महंगाई की मार पड़ेगी। अर्थशास्त्री इसे अदृश्य टैक्स कहते हैं, जो सीधे लोगों की बचत को खा जाता है। जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए बैंक में जमा है, अगर महंगाई 7-8% है और बैंक ब्याज सिर्फ 5% दे रहा है तो उसका पैसा हर साल कम हो रहा है। कुछ सालों बाद उन 10 लाख से वो आधा सामान भी नहीं खरीद पाएगा। महंगाई भविष्य की सुरक्षा को दीमक की तरह खा जाती है। इस गहन चर्चा को समेटें तो घाटा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर कर्ज का उपयोग भविष्य के निर्माण, बुनियादी ढांचे और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हो तो ये फायदेमंद है। लेकिन अगर ये सिर्फ आज के रोजमर्रा खर्चों के लिए हो तो ये खतरनाक है। एक बहुत ही बारीक रेखा है जरूरत के लिए कर्ज और कर्ज की आदत के बीच। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जब कोई देश आज के खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर्ज लेता है और आने वाली पीढ़ियों पर इसका बोझ डालता है, तो क्या हम वास्तव में विकास कर रहे हैं या सिर्फ भविष्य की कीमत पर आज की सुविधाएं खरीद रहे हैं? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब ये कर्ज का गुब्बारा फट जाएगा? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस डीप डाइव में, मतलब इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो विषय है ना, वो कुछ ऐसा है जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है, मतलब हर दिन खबरों की सुर्खियों में छाया रहता है। बिल्कुल, रोज ही पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अक्सर इसके भारी भरकम शब्दों के जाल में ना इसका असली मतलब कहीं खो जाता है। एकदम सही बात। तो आज हमारे पास जो रिसर्च नोट्स और लेक्चर के ट्रांसक्रिप्ट्स का विशाल संकलन है, हमारा मिशन उसी में से अर्थशास्त्र के उन
उन डरावने लगने वाले शब्दों को डिकोड करना है, जैसे जीडीपी, पीपीपी और राष्ट्रीय आय। हम इन्हें रोजमर्रा की आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा की रूपरेखा समझना बहुत जरूरी है। हम केवल इन आंकड़ों और फॉर्मूलों को रटने नहीं वाले हैं। जी। हम ये समझेंगे कि वास्तव में ये आंकड़े क्या कहानी कहते हैं, ये क्यों मायने रखते हैं और किसी देश की अर्थव्यवस्था की असली और जमीनी तस्वीर कैसे पेश करते हैं। एकदम। और चर्चा शुरू करने से पहले ना एक एक जरूरी नियम स्पष्ट कर देना उचित होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। आज के डेटा में कुछ ऐसे आंकड़े या वैश्विक सूचकांक आ सकते हैं जो मतलब राजनीतिक रूप से संवेदनशील लगे। सही कहा। ऐसे में ये साफ करना जरूरी है कि इस डीप डाइव का उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। हम किसी भी विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा काम केवल रिसर्च में मौजूद तथ्यों का विश्लेषण करना है ताकि एक स्पष्ट और निष्पक्ष समझ बन सके। एकदम सही बात है। तो बिना देर किए चलिए इसे डिकोड करते हैं। चलिए। सबसे पहले ना अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के उस बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर एक बड़ी उलझन पैदा करता है। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल। अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहूं तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स असल में एक विषय है, एक सिद्धांत है। हाँ। इसे एक खेल की रूल बुक मान सकते हैं जो किताबों में लिखी है। सही। लेकिन जब इन्हीं नियमों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे किसी गांव, राज्य या पूरे देश में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है, यानी जब मैदान पर असल में खेल खेला जाता है, तो वो वहां की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बन जाती है। अब सिद्धांत और व्यवहार का यही अंतर इसे बेहद रोचक बनाता है, क्योंकि नियम सबके लिए समान हो सकते हैं, लेकिन जब उन्हें अलग अलग देशों की परिस्थितियों में लागू किया जाता है ना, तो नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, और इसी अर्थव्यवस्था की सेहत को मापने का सबसे लोकप्रिय पैमाना है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी, सकल घरेलू उत्पाद। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा देश है और उस देश की सीमा के भीतर एक पूरे साल में केवल 20 पेन बनाए गए हैं। अब अगर एक पेन की कीमत 20 रुपए है तो उन 20 पेनों की कुल कीमत हुई 400 रुपए। बिल्कुल। बस यही 400 रुपए उस साल के लिए उस देश की जीडीपी है। आसान भाषा में यही है। हाँ, मतलब एक देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में बनने वाले सभी अंतिम सामान और सेवाओं की कुल बाजार कीमत। और इसे मापने का जो तकनीकी फॉर्मूला है C+I+G प्लस ब्रैकेट में X-M। उफ, सुनने में कितना भारी लगता है। हाँ, सुनने में जितना जटिल लगता है ना, असल जिंदगी में उतना ही आसान है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा खोलकर देखते हैं। जी। इसमें C का मतलब है कंजम्पशन या खपत। ये वो हिस्सा है जहां देश के नागरिक अपने रोजमर्रा के खर्चे करते हैं, जैसे सुबह का दूध खरीदने से लेकर नया स्मार्टफोन खरीदने तक सब कुछ C में आता है। हम समझ गया। फिर आता है I यानी इन्वेस्टमेंट या निवेश। जी। जब कोई कंपनी नया ट्रैक्टर खरीदती है या नई फैक्ट्री लगाती है तो वो निवेश है। सही। G का अर्थ है सरकारी खर्च। सरकार जो भी पैसा सड़कें, पुल या अस्पताल बनाने में लगाती है वो इसमें जुड़ता है। बिल्कुल। और अंत में जो X-M है वो है निर्यात में से आयात को घटाना। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हाँ, अगर हमने आम और मसाले बाहर बेचे और वहां से कच्चा तेल खरीदा तो दोनों का जो अंतर होगा वो जीडीपी में जुड़ेगा या घटेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जीडीपी हमें आमतौर पर सुर्खियों में दिखाई जाती है ना, वो हमेशा पूरी सच्चाई बयान नहीं करती। वो कैसे? डेटा को गहराई से देखने पर नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का एक बहुत ही बड़ा और अहम अंतर सामने आता है। नॉमिनल जीडीपी वो है जिसकी गणना वर्तमान या चालू कीमतों पर की जाती है, मतलब आज की कीमतों पर। हाँ, और इसे अगर झूठी या नाम मात्र की जीडीपी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। झूठी? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें महंगाई का असर भी शामिल होता है। रुको, क्या मतलब? क्या महंगाई की वजह से ऐसा लग सकता है कि देश तरक्की कर रहा है जबकि असल में कुछ न बदला हो? बिल्कुल, यही तो खेल है। मान लीजिए किसी देश ने पिछले साल 10 कारें बनाई, ठीक है, और हर कार 1 लाख रुपए की थी, तो उस देश की जीडीपी 10 लाख हुई। अगले साल उस देश में एक भी नई कार नहीं बनी, सिर्फ 10 ही कारें बनी। अच्छा। लेकिन महंगाई के कारण अब हर कार की कीमत 1,20,000 हो गई, तो अब जीडीपी 12 लाख दिखेगी। अरे, यानी उत्पादन जस का तस रहा, कारखाने में कोई नया काम नहीं हुआ, रोजगार नहीं बढ़ा। हाँ, लेकिन सिर्फ कीमतें बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था 20% बढ़ी भी दिखने लगी। बिल्कुल। ये तो एक तरह से सिर्फ आंकड़ों का भ्रम हुआ। और यही कारण है कि अर्थशास्त्री इसके ठीक विपरीत रियल या वास्तविक जीडीपी पर भरोसा करते हैं, जो सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। एकदम सही। ये अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर दिखाती है। इसकी गणना एक आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर की जाती है, बेस ईयर। जी। इसमें महंगाई के प्रभाव को पूरी तरह से हटा दिया जाता है।
जब महंगाई का पर्दा हटता है ना, तभी ये पता चलता है कि देश में वास्तव में सामान और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा या नहीं। किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए रियल जीडीपी को ही सबसे सटीक पैमाना माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आधार वर्ष क्या है, और हमारे डेटा स्रोतों में एक नया अपडेट भी है। जी, वो बेस ईयर वाला। हाँ, पहले जीडीपी की गणना के लिए भारत का आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था, लेकिन अब इस नए आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि अब जो भी सच्ची जीडीपी निकाली जाएगी वो 2022-23 की कीमतों को स्थिर मानकर निकाली जाएगी। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और भारी भरकम शब्द बार बार सामने आता है, जीडीपी डिफ्लेटर। ये कैलकुलेटर आखिर करता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर असल में पूरी अर्थव्यवस्था के भीतर महंगाई को मापने का एक बेहतरीन और बेहद व्यापक टूल है। अच्छा। इसे निकालने का तरीका बहुत सीधा है। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। यह हमें बताता है कि केवल महंगाई के कारण जीडीपी के आंकड़ों में कितनी हवा भरी हुई है। हवा भरी हुई है, सही शब्द इस्तेमाल किया। आमतौर पर महंगाई मापने के लिए सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जैसे सूचकांकों का नाम सुना जाता है। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी, लेकिन वो केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं की टोकरी तक सीमित होते हैं। एक बास्केट होती है उनकी। बिल्कुल। इसके विपरीत जीडीपी डिफ्लेटर देश में उत्पादित होने वाली हर एक वस्तु और सेवा की कीमत में आए बदलाव को पकड़ लेता है। यहाँ मामला और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि जीडीपी तो सिर्फ ये बता रही है कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल कितना उत्पादन हुआ। सही। लेकिन अगर 10 मशीनें दिन रात कपड़े बना रही हैं, तो वो मशीनें घिसेंगी भी, उनके पुर्जे खराब होंगे। बिल्कुल होंगे। कुछ सालों में उन्हें बदलना भी पड़ेगा। उस घिसावट का क्या? उसे तो जीडीपी के उस बड़े नंबर में कहीं गिना ही नहीं गया। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यही हमें अगले कदम की ओर ले जाता है। यहीं पर एक नया शब्द आता है, एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। अच्छा। जब हम अपनी कुल जीडीपी में से मशीनों, इमारतों और संपत्तियों की इस घिसावट या मूल्य ह्रास को घटा देते हैं ना। जी, डेप्रिसिएशन को। यानी मशीनें कितनी घिस गईं या उनकी वैल्यू कितनी कम हो गई, उसे हटा देते हैं। तब जो विशुद्ध आंकड़ा बचता है उसे एनडीपी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था की शुद्धता को दर्शाता है और ये बताता है कि विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए हमारे संसाधन कितनी तेजी से घिस रहे हैं। समझ गई, लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। जीडीपी तो केवल देश की सीमा के भीतर की बात करती है, लेकिन आज वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन है। बिल्कुल। भारत के लाखों लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, पैसे कमाकर वापस भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर की कई बड़ी कंपनियां, चाहे वो स्मार्टफोन बनाने वाली हों या कार बनाने वाली, यहाँ भारत में व्यापार कर रही हैं और अपना भारी भरकम मुनाफा वापस अपने देश ले जा रही हैं। इन पैसों की आवाजाही को कैसे मापा जाता? अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़ें तो हमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अवधारणा को समझना होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हाँ, जीएनपी किसी देश की सीमा के बजाय उस देश के नागरिकों की कमाई पर ध्यान देती है। नागरिकों पर, सीमा पर नहीं। सही। इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले अपनी जीडीपी लेते हैं, फिर उसमें वो पैसा जोड़ते हैं जो भारतीय लोग विदेशों से कमाकर देश में ला रहे हैं। जैसे अगर कोई भारतीय एक्टर हॉलीवुड में काम करके भारी फीस भारत लाता है तो वो जीएनपी में जुड़ जाएगा। वाह। लेकिन इसके साथ ही हमें वो पैसा घटाना भी होता है जो विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां भारत से कमाकर बाहर ले जा रही हैं। जो बाहर जा रहा है। हाँ, अगर जापान की कोई इलेक्ट्रॉनिकल कंपनी भारत से करोड़ों का मुनाफा कमाकर टोक्यो भेज रही है तो उसे घटा दिया जाएगा। इसे शुद्ध विदेशी आय का समायोजन कहते हैं। बेहतरीन। यानी जीडीपी में इस विदेशी आय को जोड़ने और घटाने के बाद जो अंतिम आंकड़ा मिलता है वो जीएनपी है। बिल्कुल। और जैसे हमने जीडीपी में से मशीनों की घिसावट घटाई थी ना। हाँ, एनडीपी निकालने के लिए। हाँ जी, वैसे ही जब इस जीएनपी में से हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें मिलता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थशास्त्र की तकनीकी भाषा में अगर इस एनएनपी को बाजार मूल्य के बजाय साधन लागत पर मापा जाए, यानी फैक्टर कॉस्ट पर, तो यही असल में किसी भी देश की विशुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। नेशनल इनकम। जी। ये राष्ट्रीय आय का सफर वाकई दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। और इतिहास के पन्नों में जाएं तो पता चलता है कि भारत में पहली बार 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था। जी बिल्कुल। उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए सालाना बताई थी। सोचिए, अंग्रेजों के शासनकाल में बिना किसी आधुनिक कंप्यूटर के ये आकलन करना कितनी बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात थी। बाद में वीके राव ने वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्यवस्थित गणना शुरू की। वो 20 रुपए का आंकड़ा आज के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सामने भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन वो भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। बिल्कुल था।
और ट्रिलियन डॉलर की बात आई है तो अब एक सबसे चौंकाने वाले तथ्य की ओर बढ़ते हैं, जो अक्सर दुनिया भर में बहस का विषय रहता है। जी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के साथ। सही है। लेकिन जब बात पीपीपी की आती है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। आखिर ये पीपीपी का क्या रहस्य है? पीपीपी यानी क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी। जी, ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार जमीनी और व्यवहारिक पैमाना है। नॉमिनल जीडीपी में हम केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज रेट का। हाँ, जैसे कि $1 के बदले कितने रुपए चल रहे हैं। लेकिन पीपीपी इस डॉलर रुपए के खेल से परे जाकर देखती है। अच्छा, ये इस बात को मापती है कि स्थानीय मुद्रा में असल में कितना सामान खरीदा जा सकता है। मतलब ये इस बात पर ध्यान देता है कि किसी देश में रहने और खाने पीने का खर्च यानी जीवन यापन की लागत कितनी है। बिल्कुल यही बात है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जी, मान लीजिए न्यूयॉर्क शहर में एक सामान्य सी कॉफी $5 की मिलती है। ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट 80 रुपए प्रति डॉलर है तो उस हिसाब से वो कॉफी भारत में 400 रुपए की होनी चाहिए। हाँ, गणित तो यही कहता है। लेकिन भारत में आपको वैसी ही बेहतरीन कॉफी शायद 50 या 100 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में रहने की लागत अमेरिका के मुकाबले काफी कम है और भारतीय रुपए की क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत अपने देश के भीतर बहुत मजबूत है। पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी क्रय शक्ति की तुलना करता है। और यही वो बिंदु है जहां एक बेहद गर्व करने वाला तथ्य सामने आता है, जो रिसर्च में भी साफ दिया गया है। जी। अगर सिर्फ एक्सचेंज रेट को छोड़कर लोगों की असल क्रय शक्ति यानी पीपीपी के आधार पर तुलना की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। जी हाँ, सिर्फ अमेरिका और चीन के बाद। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम 2024 के उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो पीपीपी के आधार पर चीन की जीडीपी लगभग $35 ट्रिलियन है। अमेरिका की $27.97 ट्रिलियन है। ठीक है। और भारत की जीडीपी पीपीपी के आधार पर लगभग $14.26 ट्रिलियन आंकी गई है। वाह। ये नॉमिनल जीडीपी की तुलना में भारत की ताकत की एक बहुत ही अलग और मजबूत तस्वीर पेश करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या केवल उत्पादन का बढ़ना या कारखानों से ज्यादा माल निकलना या पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना ही किसी देश के लिए काफी है? ये एक बहुत ही यहीं पर आर्थिक दुनिया की सबसे गहरी बहस सामने आती है। आर्थिक समृद्धि यानी ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का अंतर। बिल्कुल। समृद्धि का मतलब है सिर्फ मात्रात्मक बढ़त, क्वांटिटेटिव, यानी देश में कितनी नई गाड़ियां बनी या कितना स्टील पैदा हुआ। लेकिन विकास पूरी तरह से गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। क्या उन गाड़ियों को बनाने वाले मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार हुआ? सही सवाल है। क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? अर्थशास्त्र में शायद ये सबसे जरूरी चर्चा है। सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि समाज में हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो रहा है। एकदम सही। इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी। HDI केवल ये नहीं देखता कि देश में कितना पैसा है, बल्कि ये जीवन प्रत्याशा, बिल्कुल, यानी लोग कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, शिक्षा के स्तर और प्रति व्यक्ति आय को मिलाकर एक व्यापक सूचकांक बनाता है। और जब हम इन वैश्विक सूचकांकों के आंकड़ों को देखते हैं ना तो सच्चाई थोड़ी चुभने वाली लगती है। हाँ, आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। 2022 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट बताती है कि 193 देशों की सूची में भारत का स्थान 134वां है। और तस्वीर केवल HDI तक सीमित नहीं है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को देखें तो 146 देशों की सूची में भारत 126वें स्थान पर है। 126। जबकि फिनलैंड जैसे छोटे देश लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। सही बात है। इसी तरह 2023 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 111वें स्थान पर है, जिसे रिपोर्ट में गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये चिंताजनक है। ये आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल कारखानों में उत्पादन बढ़ने का सीधा मतलब ये नहीं है कि जमीनी स्तर पर आम लोगों का विकास भी उसी रफ्तार से हो रहा है। इसी जमीनी स्तर की बात करें तो देश में गरीबी को नापने का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प और विवादों से भरा रहा है। बिल्कुल। पहले तो गरीबी मापने का तरीका ही बहुत अजीब था। अलग समिति और उसके बाद तेंदुलकर समिति ने सिर्फ भोजन की कैलोरी को पैमाना बना दिया था। कैलोरी वाला पैमाना। हाँ, तय कर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को शारीरिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए उसे 2400 कैलोरी चाहिए जी। और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी चाहिए।
सोचे सिर्फ पेट भरने को ही गरीबी से बाहर आना मान लिया गया था। ये तो बहुत ही बुनियादी पैमाना था। अगर कोई इंसान सिर्फ सस्ता अनाज खाकर अपनी 2400 कैलोरी पूरी कर ले, लेकिन उसके पास सिर पर पक्की छत न हो, बीमार पड़ने पर दवा न हो, तो क्या वो गरीब नहीं है? बिल्कुल है। ये तो एक बहुत ही अधूरा नजरिया था। ये उस पैमाने की सबसे बड़ी खामी थी। जब इस पर सवाल उठे तो उपभोग व्यय यानी खर्च करने की क्षमता को आधार बनाया गया। तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर माना कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में दिन के 27 रुपए 20 पैसे और शहरी क्षेत्र में 33 रुपए 33 पैसे खर्च कर पा रहा है, वो गरीब नहीं है। सिर्फ 33 रुपए? हाँ। इसके बाद सी रंगराजन समिति आई, जिसने आंकड़ों को थोड़ा और बढ़ाया, लेकिन परेशानी वही थी। क्या? ये दायरा केवल कुछ पैसों और बुनियादी भोजन तक ही सीमित था। लेकिन राहत की बात यह है कि अब नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल बदल गया है। अब ये मान लिया गया है कि गरीबी सिर्फ खाली पेट का नाम नहीं है। नीति आयोग अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का उपयोग करता है, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जी, ये एक बहुत ही व्यापक और यथार्थवादी पैमाना है। सही कहा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक केवल आय या कैलोरी नहीं देखता, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मिलाकर 12 अलग अलग संकेतकों को मापता है। जैसे क्या क्या? जैसे क्या घर में बिजली आती है, क्या पकाने के लिए लकड़ी की जगह स्वच्छ ईंधन यानी गैस है, क्या पीने का साफ पानी उपलब्ध है, घर का फर्श कच्चा मिट्टी का है या पक्का है, क्या परिवार के पास बैंक खाता है। जब इन सभी आयामों पर किसी परिवार की स्थिति परखी जाती है ना, तब जाकर असली और बहुआयामी गरीबी का पता चलता है। ये बहुत सही तरीका है। और राहत की बात यह है कि इसी नए और कड़े सूचकांक के आधार पर भी भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। ये अच्छी खबर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? आखिर इस पूरी गहन चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? अक्सर जब हम GDP, PPP, NDP और HDI जैसे शब्द सुनते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों की बैठकों या परीक्षा की किताबों के लिए है। हाँ, आम आदमी को लगता है इसका मुझसे क्या लेना देना। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में यही आंकड़े तय करते हैं कि देश में नीतियां कैसे बनेंगी, सरकार किस इलाके में नए स्कूल और अस्पताल बनाएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा होंगे और रोजमर्रा की जिंदगी की लागत यानी महंगाई क्या होगी। अगर हम इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को डिकोड करना सीख जाएं, तो हम अपने देश की दिशा और दशा को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ज्ञान को व्यवहार में लागू करना और सही सवाल पूछना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले उन सभी के लिए एक अंतिम उत्तेजक विचार जो हमें इन किताबों और आंकड़ों से बहुत आगे सोचने पर मजबूर करता है। जी बताइए। चूंकि GDP केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक मूल्य को ही मापती है, तो क्या एक बहुत उच्च GDP हमेशा एक सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट समाज की गारंटी हो सकती, या फिर इस तेजी से भागती दुनिया को अब एक ऐसे नए आर्थिक पैमाने की सख्त जरूरत है जो सिर्फ कारखानों के उत्पादन को गिनने के बजाय लोगों की मानसिक शांति, एक स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण और समाज की वास्तविक खुशी को भी अर्थव्यवस्था की असली संपत्ति मान सके? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है जो भविष्य के अर्थशास्त्र की नींव रख सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव का समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें और नई चीजें सीखते रहें। बिल्कुल। नमस्कार। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो न्यूज चैनल से लेकर हमारे घर के डाइनिंग टेबल तक हर जगह छाया रहता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हमारी जिंदगी को हर दिन कंट्रोल करता है ना? लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए ये किसी अनसुलझी पहेली जैसा ही है। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, यानी इकोनॉमी की। सही कहा आपने। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं वो अर्थशास्त्र के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर GDP के भारी भरकम गणित और ग्राउंड लेवल की उन कड़वी सच्चाइयों तक जाते हैं जहां विकास के दावे रोजगार में नहीं बदल पाते। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ किताबी परिभाषाओं या उन बोरिंग आंकड़ों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम सोर्सेज को गहराई से देखें तो इकोनॉमिक्स कोई बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट नहीं है। असल में ये सीधे तौर पर इंसानी व्यवहार का अध्ययन है। हमारी चॉइसेस का अध्ययन। एग्जैक्टली। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के बीच एक देश को अपना संतुलन बनाना पड़ता है। तो शुरुआत इसी बेसिक फंडे से करते हैं जो हमारे सोर्सेज में सबसे पहले हाईलाइट किया गया है। संसाधन बनाम इच्छाएं, यानी रिसोर्सेज वर्सेस वांट्स। ये बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि ये हम में से हर किसी की जिंदगी की कहानी है ना? एक आम इंसान को ही देख लीजिए, हमें एक बड़ा घर चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी चाहिए, छुट्टियां बिताने के लिए, विदेश जाना है। हाँ बिल्कुल, विदेश जाना है। हमारी इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी तुरंत लाइन में लग जाती है। सही बात है।
लेकिन दिक्कत यह है कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो आपकी सैलरी हो, जमीन हो, समय हो या कच्चा माल हो, वो हमेशा लिमिटेड है। हमेशा कम पड़ ही जाते हैं। बिल्कुल। अर्थशास्त्र का जन्म ही इसी तनाव से होता है। आसान भाषा में कहें तो अर्थशास्त्र इस बात की स्टडी है कि हम अपने इन कम संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से कैसे करें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी हो सकें। मतलब ये एक तरह का मैनेजमेंट है। जी, एक बहुत ही जटिल मैनेजमेंट। अच्छा, तो अर्थशास्त्र एक थ्योरी हो गई, एक तरह का साइंस हो गया। लेकिन जब हम रोजमर्रा की बातचीत में कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वहां हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, अर्थशास्त्र वो किताब है जिसमें नियम और सिद्धांत लिखे हैं। ठीक है। लेकिन जब आप उन नियमों को किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर लागू कर देते हैं, जैसे भारत, अमेरिका या चीन पर, तो वो वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है। यानी थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हर देश ने अपनी स्थिति के हिसाब से इस थ्योरी को अलग अलग तरीके से लागू किया है। दुनिया में मुख्य रूप से 3 तरह की प्रणालियां देखने को मिलती हैं। हाँ, सोर्सेज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जिक्र बहुत विस्तार से है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो अमेरिका ही है। अमेरिका इसका सबसे सटीक उदाहरण है। वहां सब कुछ प्राइवेट सेक्टर या कहे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में होता है, जैसे इलॉन मस्क की कंपनियां हो गई। और उसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि उस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, प्रॉफिट कमाना। सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। जी, वहां बाजार खुद तय करता है कि क्या बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा और किस कीमत पर बिकेगा। अगर किसी चीज में प्रॉफिट नहीं है तो वो चीज नहीं बनेगी, चाहे समाज को उसकी कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। इसे शायद एडम स्मिथ का अहस्तक्षेप सिद्धांत भी कहते हैं ना? एग्जैक्टली, लेजी फेयर सिद्धांत, जहां सरकार बाजार के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ाती। लेकिन सॉसेज इसके ठीक ऑपोजिट एक और मॉडल की बात करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो पूरी तरह से अलग दिशा में सोचती है। हाँ, समाजवादी मॉडल में प्रॉफिट मोटिव को पूरी तरह से किनारे कर दिया जाता है। वहां मुख्य लक्ष्य होता है समाज का कल्याण। और ये होता कैसे? इसके लिए उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जमीन, कारखाने, सेवाएं, उन सब पर सरकार का कंट्रोल होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी तो है। क्या? अगर सब कुछ सरकार ही बनाएगी तो मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यही इसका सबसे बड़ा लूप होल है। जरा सोचिए, अगर देश में सिर्फ सरकार ही मोबाइल फोन बना रही हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। हाँ, कोई दूसरी कंपनी होगी ही नहीं जो बेहतर फीचर या कम कीमत ऑफर करे। आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सरकार आपको देगी। इसका फायदा ये जरूर है कि समाज के हर तबके को बेसिक चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कंपटीशन न होने की वजह से इनोवेशन बहुत धीमा हो जाता है। तो एक तरफ अमेरिका वाला फुल प्रॉफिट मॉडल है और दूसरी तरफ फुल सरकारी कंट्रोल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत ने क्या चुना? जब देश आजाद हुआ तो परिस्थितियां बहुत अलग थीं। 1947 में भारत के सामने एक तरफ तो तेजी से विकास करने की चुनौती थी, जिसके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए थी। हाँ, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी थी जो भयानक गरीबी में जी रही थी, जिसके कल्याण के लिए सरकार का दखल बहुत जरूरी था। इसलिए भारत ने बीच का रास्ता चुना। बिल्कुल, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब हमने दोनों की अच्छाइयों को मिला लिया। आज हमारे पास प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, मार्केट में कंपटीशन पैदा कर रही हैं। और उसी के साथ हमारे पास सरकारी अस्पताल, रेलवे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हैं। राशन की दुकानें जो ये सुनिश्चित करती हैं कि गरीब से गरीब इंसान भूखा न सोए। ये एक बैलेंस है जो बहुत जरूरी था। ये बैलेंस तो समझ में आ गया, लेकिन अब एक ऐसे टर्म पर आते हैं जो टीवी डिबेट से लेकर अखबारों की हेडलाइंस तक हर जगह एक जादुई शब्द की तरह उछाला जाता है। आप जीडीपी की बात कर रही हैं? बिल्कुल, सोर्सेज ने इस पर बहुत फोकस किया है। मुझे ये तो पता है कि इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन आसान भाषा में इसका असली मतलब क्या है? देखिए, अगर इसे बिल्कुल डिकोड करें तो जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर? वो कैसे? एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी की बाजार में जो कुल मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहते हैं। अच्छा, एक मिनट, तो अगर एक कार बनी तो उसकी कीमत जीडीपी में जुड़ेगी, लेकिन कार के अंदर जो टायर लगे हैं क्या उनकी कीमत अलग से जुड़ेगी? नहीं, यहीं पर अंतिम वस्तु या फाइनल गुड शब्द काम आता है। अच्छा, कार की कीमत में टायर की कीमत पहले से शामिल है। अगर हम टायर को अलग से जोड़ेंगे और कार को अलग से, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओहो, मतलब एक ही चीज 2 बार गिन ली जाएगी। बिल्कुल, इसलिए सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू गिनी जाती है। समझ गई। लेकिन सोर्सेज में जीडीपी के साथ एक और टर्म दिया गया है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जीडीपी का पूरा फोकस घरेलू सीमा या टेरिटरी पे होता है। मतलब देश के अंदर जो बन रहा है। हाँ, मान लीजिए दक्षिण कोरिया की एलजी कंपनी या एप्पल भारत में अपनी फैक्ट्री लगाकर मोबाइल बनाती है,
ठीक है। क्योंकि वो उत्पादन भारत की जमीन पर हो रहा है तो वो भारत की जीडीपी में ही जुड़ेगा, भले ही कंपनी विदेशी हो। लेकिन जीएनपी की कहानी कुछ और है ना? बिल्कुल, उसका फोकस देश की सीमा पर नहीं बल्कि देश के नागरिकों पर होता है। जीएनपी निकालते समय हम जीडीपी में से उन विदेशियों की कमाई को माइनस कर देते हैं जो भारत में कमा रहे हैं और अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं, और जो भारतीय बाहर कमा रहे हैं उन भारतीयों की कमाई को प्लस कर देते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पैसा कमाकर भारत भेज रहे हैं। सोर्सेज में दिए गए उस उदाहरण से ये एकदम दिमाग में छप जाता है। अगर जैकलिन फर्नांडिस जो श्रीलंकाई नागरिक हैं, भारत में काम करके पैसे कमाती हैं और श्रीलंका भेजती हैं, तो वो पैसा हमारी जीडीपी में तो था लेकिन जीएनपी में से घट जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा जो कि भारतीय नागरिक हैं, अगर अमेरिका में काम करके पैसा भारत लाती हैं तो वो हमारी जीएनपी में जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही। जीएनपी शुद्ध रूप से देश के नागरिकों की आर्थिक ताकत को दिखाता है। ये तो हो गया आंकड़ों का खेल, लेकिन एक आम इंसान को जीडीपी के बढ़ने या घटने से क्या फर्क पड़ता है? इसका सीधा कनेक्शन रोजगार से है। सोचिए, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश में फैक्ट्रियों और दफ्तरों में ज्यादा सामान बन रहा है। जाहिर सी बात है, उत्पादन बढ़ रहा है। और अगर कोई मोबाइल कंपनी पहले 1 लाख फोन बना रही थी और अब उसे 2 लाख फोन बनाने हैं तो मशीनें खुद तो सब कर नहीं लेंगी, उन्हें ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, नौकरियां पैदा होंगी। एग्जैक्टली। लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो बाजार जाकर और सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा। ये कोई बहुत ही पॉजिटिव साइकिल बन गई। और इसके उलट जब जीडीपी गिरती है तो इसका मतलब है बाजार में मंदी है, कंपनियां सबसे पहले छटनी शुरू करेंगी, नौकरियां जाएंगी। इसलिए जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार की बात निकली है तो ये समझना भी जरूरी है कि ये नौकरियां पैदा कहाँ होती हैं। सोर्सेज के मुताबिक पूरी इकोनॉमी को 3 मुख्य सेक्टर्स में बांटा गया है। जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सब आता है जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेती, माइनिंग। यहाँ काम करने वालों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम विनिर्माण या उद्योग भी कहते हैं, जहां प्राइमरी सेक्टर के कच्चे माल से नई चीज बनाई जाती है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना। हाँ, ये ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। यहाँ कोई ठोस सामान नहीं बनता बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। आईटी कंपनीज, बैंकिंग, व्यापार, या फिर हम और आप जो अभी बात कर रहे हैं, ये सब सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। इसे व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। और यहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? अगर हम आज भारत की जीडीपी का ब्रेकअप देखें तो देश की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इसी तीसरे सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से आता है। लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि आज भी देश का लगभग 50% से अधिक कार्यबल खेती पर निर्भर है। यही वो कड़वी सच्चाई है। जो सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा ला रहा है वो बहुत कम लोगों को रोजगार दे रहा है, और जो खेती सबसे कम पैसा ला रही है उस पर आधी आबादी का बोझ है। ये असंतुलन भारतीय इकोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौती है। और भारी जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी मतलब हमारे पास काम करने वाले हाथों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, श्रम बल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन परेशानी ये है कि काम करने वाले हाथ तो हैं पर उतना काम नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही व्यावहारिक दुविधा सामने आती है। उत्पादन कैसे करें, श्रम प्रधान तकनीक से या पूंजी प्रधान तकनीक से? मतलब मजदूरों से काम करवाएं या मशीनों से? हाँ, सोर्सेज में जो ट्रैक्टर वाला उदाहरण है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, कि एक ट्रैक्टर 100 मजदूरों का काम तेजी से कर सकता है। उत्पादन या प्रॉफिट के नजरिए से तो ये शानदार है, हर मालिक यही चाहेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए, एक झटके में उन 100 लोगों की रोजी रोटी छिन गई। एक विकासशील देश के लिए ये एक बहुत बड़ा नीतिगत संकट है। बिल्कुल, और यही संकट बेरोजगारी को जन्म देता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में बेरोजगारी क्या है? अगर कोई इंसान काम ही नहीं करना चाहता तो क्या वो बेरोजगार है? नहीं, बेरोजगारी तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से बाजार दर पे काम ढूंढ रहा हो लेकिन उसे काम ना मिले। सोर्सेस में बेरोजगारी के कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कृषि में सबसे ज्यादा दिखती है। हाँ, जहाँ जरूरत 2 लोगों की है वहाँ परिवार के 5 लोग खेत में लगे हैं। देखने में तो लगता है कि सब काम कर रहे हैं, लेकिन उन अतिरिक्त 3 लोगों की सीमांत प्रोडक्टिविटी 0 है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, मतलब उन्हें हटा भी दें तो फसल उतनी ही होगी। बिल्कुल, एक और प्रकार है मौसमी बेरोजगारी, जैसे शादी के सीजन के बाद टेंट वाले, बैंड वाले या हलवाई का खाली बैठना, या बुआई कटाई के बाद किसान का खाली बैठना। लेकिन इन सब में जो सबसे डरावनी बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
ये तब होती है जब तकनीक बदल जाए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के मिस्त्री का एलसीडी के युग में बेरोजगार होना। या आज के समय में एआई के आने से टाइपराइटर या बेसिक कोडिंग वालों की नौकरी जाना। इंसान काम करना चाहता है लेकिन मशीन ने पूरी संरचना ही बदल दी है। और एक आखिरी टाइप है चक्रीय बेरोजगारी, जिसका सीधा कनेक्शन अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण होने वाली छटनी से है। अब अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो बेरोजगारी का सीधा असर गरीबी पर पड़ता है। बिल्कुल। भारत में गरीबी रेखा को मापने का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है। वो कैलोरी वाला फॉर्मूला ना? हाँ, शुरू में इसे सिर्फ कैलोरी से नापा जाता था। ग्रामीण इलाकों में 2400 और शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी। मासिक उपभोग व्यय का फॉर्मूला निकाला, मतलब एक इंसान महीने भर में अपनी जरूरी चीजों पर कितने रुपए खर्च कर पा रहा है। लेकिन अब गरीबी सिर्फ आय से नहीं मापी जाती है ना? सही कहा। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के जरिए इसे मापा जाता है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये गरीबी को देखने का नजरिया बदल देता है। इसमें 10 अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। हाँ, इसमें देखा जाता है कि क्या पोषण मिल रहा है, बाल मृत्यु दर क्या है, घर में बिजली पानी है या नहीं, फर्श कैसा है। अगर इन पैमानों पर कोई वंचित है तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है। यह आय आधारित गरीबी से कहीं ज्यादा वास्तविक तस्वीर दिखाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिल्कुल। जीडीपी के आंकड़े, महंगाई दर और नीतियां सीधे तौर पर यह तय करती हैं कि एक आम घर में कितनी खपत होगी, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेंगे और समाज में कितनी समानता होगी। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या? सोर्सेस से यह स्पष्ट है कि भारी जनसंख्या मांग पैदा करती और श्रम शक्ति बढ़ाती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब तकनीक जैसे AI या ऑटोमेशन इंसानी श्रम की जरूरत को लगातार कम कर रही है, तो भविष्य में क्या होगा? बिल्कुल, भविष्य में एक श्रमाधिक्य वाली अर्थव्यवस्था अपनी इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने और एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में अपनी ताकत बनाए रखने के बीच कैसे संतुलन बनाएगी। अगर लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो कंज्यूमर कैसे बनेंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। जरा एक ऐसे हालात की कल्पना कीजिए जहां एक पूरे देश के पास दुनिया से व्यापार करने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हो। मतलब एक विशाल देश, करोड़ों की आबादी और खजाना लगभग खाली। सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी फिल्म की कहानी हो या कोई डरावना उपन्यास। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये कोई कहानी नहीं है। ये 1991 में भारत की एकदम असल और काफी गंभीर स्थिति थी। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। हाँ, और हमारे पास आज कई ऐतिहासिक डेटा और उस दौर के काफी दिलचस्प किस्से हैं चर्चा करने के लिए। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन ही यही है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे 1991 के इस भयानक आर्थिक संकट ने भारत को अपनी नीतियां पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया, और कैसे हम एक सख्त बंद अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर आज की इस खुली और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बदल गए। बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत करें तो 1991 के उस दौर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। देश में महंगाई चरम पर थी। हाँ, आम आदमी की तो कमर ही टूट रही थी उस वक्त, जैसे किसी परिवार के सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई हो। बिल्कुल, और बैंक में कैश न बचा हो और महीने भर के राशन का बिल अभी चुकाना बाकी हो। एकदम सटीक। आयात बहुत अधिक था और निर्यात बहुत कम। हम दुनिया से अपनी जरूरत का सामान तो खूब खरीद रहे थे, लेकिन अपना सामान बाहर बेच नहीं पा रहे थे। और इसका सीधा असर हमारे खजाने पर पड़ा। जब कोई देश आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम, तो जाहिर सी बात है कि विदेशी मुद्रा, खासतौर पर डॉलर, देश से बाहर ज्यादा जाती है। हाँ, और अंदर कम आती है। बिल्कुल। और 1991 आते आते हालत ये हो गई कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो गिरकर मात्र $1 बिलियन रह गया था। सिर्फ $1 बिलियन? मतलब आज के समय में तो ये कुछ भी नहीं लगता। हाँ, सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन एक इतने बड़े देश के लिए ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। ये केवल 15 दिन के आयात के लिए ही काफी था। बाप रे, सिर्फ 15 दिन? हाँ, अगर उन 15 दिनों के भीतर कुछ चमत्कार नहीं होता ना, तो देश जरूरी दवाएं, कच्चा तेल और औद्योगिक मशीनरी भी नहीं खरीद पाता। पूरा देश एक तरह से ठप पड़ने की कगार पर था। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि क्या ये सब सिर्फ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा था? आपका मतलब है कि क्या बाहर की दुनिया का कोई रोल नहीं था इसमें? हाँ,
मेरा मतलब है, क्या वैश्विक स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिसने इस आग में घी का काम किया हो? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूचाल आया हुआ था। उसी समय खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर चल रहा था। ओह हाँ, गल्फ वॉर। और हम तो कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर थे। बिल्कुल, भारत हमेशा से कच्चे तेल का बड़ा आयातक रहा है। अब खाड़ी युद्ध का सीधा असर ये हुआ कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल आ गया। तो हमारा जो थोड़ा बहुत विदेशी मुद्रा भंडार बचा भी था, वो इस महंगे तेल का बिल चुकाने में ही खत्म होने लगा। एकदम सही। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दौरान सोवियत संघ का विघटन भी हो रहा था। हाँ, सोवियत संघ। लेकिन उनका हमारे इस डॉलर वाले संकट से क्या लेना देना था? बहुत बड़ा लेना देना था, मैं समझाती हूँ। शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी सोवियत संघ भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अच्छा। हमारी उनके साथ एक रुपया रूबल व्यापार संधि थी, जिसका मतलब था कि हमें उन्हें पेमेंट करने के लिए कीमती डॉलर्स खर्च नहीं करने पड़ते थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात थी। तो सही, हम अपना बहुत सारा माल उन्हें निर्यात करते थे, लेकिन जब सोवियत संघ खुद बिखरने लगा तो रातों रात हमारा वो सुरक्षित बाजार हमारे हाथों से छिन गया। हमारा निर्यात बुरी तरह गिर गया। समझ गया। तो एक तरफ तेल महंगा हो गया, जिससे डॉलर ज्यादा खर्च होने लगे, और दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा खरीदारी गायब हो गया। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। देश सच में दिवालिया होने की कगार पर था। ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। और दिवालिया होने से बचने के लिए जो आपातकालीन कदम उठाए गए, अब उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आप उस सोना गिरवी रखने वाली बात का जिक्र कर रहे हैं ना? हाँ, देश को बचाने के लिए भारत सरकार को अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच हवाई जहाज से इसे इंग्लैंड भेजा गया। हाँ, और उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया ताकि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन कर्ज मिल सके। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई परिवार मजबूरी में अपनी पुश्तैनी ज्वेलरी गिरवी रख रहा हो। और एक देश के लिए अपना सोना गिरवी रखना न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका होता है। बिल्कुल। और उस समय राजनीतिक माहौल भी तो बहुत अस्थिर था देश में। हाँ, लेकिन फिर PV नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उन्होंने एक बहुत ही गैर पारंपरिक फैसला लिया। उन्होंने एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया, जिन्हें आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक कहते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने तुरंत IMF से संपर्क किया और $2.2 बिलियन के आपातकालीन कर्ज की व्यवस्था की। पर IMF ने ये पैसा कोई खैरात में तो दिया नहीं होगा। मुझे यकीन है कि इसके पीछे बहुत सारी कड़ी शर्तें नहीं होंगी। IMF का काम खैरात बांटना नहीं है। उन्होंने कर्ज देने के लिए जो शर्तें रखी वो सच में बहुत सख्त थीं। मतलब उन्होंने क्या कहा? उनका सीधा सा तर्क था कि हम आपको आज तो पैसा दे देंगे, लेकिन अगर आपने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला तो आप इसे वापस कैसे करेंगे, और 2 साल बाद आप फिर से कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे। बात तो सही थी उनकी भी। हाँ, इसलिए उन्होंने भारत से अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने को कहा। अच्छा। इसका मतलब था कि भारत को अपनी बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने ही होंगे। सरकार को बाजार पर अपना नियंत्रण कम करना होगा और यहीं से नई आर्थिक नीति या LPG सुधारों का जन्म होता है। LPG सुधार मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल, ये एक मजबूरी में उठाया गया कदम जरूर था, लेकिन इसने भविष्य के भारत की नींव रख दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो आइए इस LPG मॉडल को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं L की, यानी उदारीकरण या लिबरलाइजेशन की। हाँ, उदारीकरण का जिक्र आते ही एक शब्द बार बार सामने आता है, लाइसेंस राज का अंत। मैंने अन 60 और 70 के दशक की कुछ कहानियां पढ़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक स्कूटर या टेलीफोन कनेक्शन भी चाहिए होता था तो उसे 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता था। हाँ, ये सच है। क्या सच में व्यापार करना इतना मुश्किल था उस वक्त? वो दौर आज की पीढ़ी के लिए शायद एक मजाक जैसा लगे, लेकिन वो कड़वी सच्चाई थी। 1991 से पहले भारत में हर छोटे बड़े उद्योग को लगाने के लिए या यहाँ तक कि अपनी ही फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता थोड़ी सी भी बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। बाप रे! मतलब अगर मेरी एक रेडियो बनाने की फैक्ट्री है और मुझे 100 रेडियो और बनाने हैं तो मैं नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते थे। आपको दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लाइसेंस के लिए।
इस प्रणाली को ही लाइसेंस राज या कोटा सिस्टम कहा जाता था। इसका नतीजा तो यही हुआ होगा कि लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। हाँ, और हमारे उद्योग दुनिया के मुकाबले बहुत पिछड़ गए। तो उदारीकरण ने इस पूरी व्यवस्था को कैसे खत्म किया? क्या उन्होंने बस एक दिन उठकर कहा कि अब से कोई लाइसेंस नहीं? लगभग ऐसा ही हुआ। नई औद्योगिक नीति के तहत इस कठोर लाइसेंस प्रणाली को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अरे वाह, पूरी तरह से? हाँ, बस सरकार ने तय किया कि केवल 5 या 6 बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य रहेगा, जैसे रक्षा उपकरण और शराब वगैरह। बिल्कुल, रक्षा उपकरण, सिगार और तंबाकू उत्पाद, शराब, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक, इनके अलावा बाकी सभी उद्योगों को मुक्त कर दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ी राहत रही होगी व्यापार जगत के लिए। लेकिन एक और कानून का जिक्र बार बार आता है इस संदर्भ में, MRTP एक्ट। ये क्या था? MRTP यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो 1969 में लाया गया था। तो इसे क्यों हटाया गया उदारीकरण में? क्या बड़े व्यापारिक घरानों पर कुछ नियम होना जरूरी नहीं था ताकि वो छोटे व्यापारियों को ना निगल जाएं? आपका ये तर्क बिल्कुल वही है जो 1969 में ये कानून लाते समय दिया गया था। सोच यही थी कि आर्थिक सत्ता कुछ ही बड़े घरानों के हाथों में केंद्रित न हो जाए। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत व्यवहार में थी। इस कानून ने किसी भी कंपनी के बड़ा होने पर ही एक तरह से रोक लगा दी। अच्छा। हाँ, अगर कोई कंपनी अपनी मेहनत और अच्छे उत्पाद के दम पर बड़ी होना चाहती थी तो ये कानून उसके रास्ते में दीवार बन जाता था। अब आप ही सोचिए, जब कंपनियां बड़ी नहीं होंगी तो वे दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला कैसे करेंगी? पॉइंट है। इसलिए उदारीकरण के तहत इस MRTP एक्ट को हटा दिया गया ताकि कंपनियां खुलकर विस्तार कर सके। ये समझ में आता है। लेकिन अगर कोई कंपनी सच में एकाधिकार जमा कर बाजार को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे रोकने के लिए फिर क्या किया गया? इसके लिए भारत ने बाद में अपनी रणनीति बदली। साल 2000 में MRTP की जगह कॉम्पिटिशन एक्ट या प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया। ओके, मतलब फोकस बदल गया। बिल्कुल। इसका उद्देश्य कंपनियों को बड़ा होने से रोकना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, कोई बड़ी कंपनी ग्राहकों का शोषण न करे। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया था। चलिए अब LPG के दूसरे हिस्से यानी P पर आते हैं। P यानी निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है हमेशा से। बिल्कुल। जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सरकार देश की संपत्तियां बेच रही थी? क्या ये देश के मुकुट के मोतियों को निजी हाथों में सौंपने जैसा नहीं था? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि 1991 से पहले PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हालत क्या थी, जिन्हें हम आज महारत्न या नवरत्न कहते हैं। हाँ, उस समय देश में होटल चलाने से लेकर ब्रेड बनाने तक का काम सरकार कर रही थी और इनमें से ज्यादातर सरकारी कंपनियां भारी घाटे में चल रही थीं। क्योंकि नौकरशाही का नियंत्रण था। बिल्कुल, काम करने की कोई प्रेरणा नहीं थी, निर्णय लेने में सालों लग जाते थे और जनता के टैक्स का पैसा इन घाटे वाली कंपनियों को जिंदा रखने में बर्बाद हो रहा था। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता चुना। हाँ, निजीकरण का मतलब ये नहीं था कि रातों रात सारी सरकारी कंपनियां बेच दी गईं। सरकार ने विनिवेश शुरू किया। मतलब सरकारी उद्यमों के कुछ शेयर निजी कंपनियों और आम जनता को बेचना। एकदम सही। सरकार का मकसद पैसा जुटाना तो था ही, साथ ही इन कंपनियों में कार्यकुशलता और जवाबदेही लाना भी था, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाना था। और यह भी तय किया गया कि कुछ क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के ही पास रहेंगे ना? हाँ, परमाणु ऊर्जा और रेलवे जैसे कुछ गिने चुने क्षेत्रों को सरकार ने पूरी तरह अपने पास रिजर्व रखा। बाकी ज्यादातर क्षेत्रों में निजी कंपनियों को आने की इजाजत दे दी गई। इससे तो एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकारी एकाधिकार सही था? अगर आप इसका असर देखें तो जवाब खुद मिल जाएगा। एक समय था जब टेलीकॉम यानी दूरसंचार पर केवल सरकार का एकाधिकार था। हाँ, MTNL या BSNL के रूप में। आज जब निजीकरण के कारण टेलीकॉम सेक्टर खुला तो हमारे पास कितनी सारी कंपनियों के विकल्प हैं। प्रतियोगिता बढ़ी तो कॉल रेट सस्ते हो गए। हाँ, आज तो हर हाथ में मोबाइल है। अगर निजीकरण ना होता तो क्या आज ये डिजिटल क्रांति संभव थी? बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं इस LPG त्रिमूर्ति के सबसे बड़े और सबसे चर्चित हिस्से पर, जी, यानी वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, एक खुली अर्थव्यवस्था का उदय, जिसने भारत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
हाँ, 1991 से पहले हम आयात और निर्यात पर बहुत भारी टैक्स लगाते थे। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक तरह से बंद किले जैसी थी। और वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य उसी किले के दरवाजे खोलना था। सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया वो था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों में ढील देना। मतलब विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए? हाँ, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 51% या उससे भी अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी MNCs को भारत में आने की छूट मिली, जैसे एप्पल या मैकडॉनल्ड्स वगैरह। लेकिन एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो क्या ये डर नहीं था कि विदेशी कंपनियां भारत आकर सारा मुनाफा अपने देश वापस ले जाएंगी? हाँ, इसे अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन वैश्वीकरण का गणित कुछ और ही कहता है। वो कैसे? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री लगाती है तो उसे जमीन चाहिए, बिजली चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण उसे काम करने के लिए लोग चाहिए। इससे देश में लाखों रोजगार पैदा हुए। यानी विदेशी पैसा सिर्फ बैंक खातों में नहीं आया, बल्कि जमीन पर कारखानों के रूप में दिखा। बिल्कुल, और सिर्फ रोजगार ही नहीं, सबसे बड़ा फायदा हुआ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, नई तकनीक के हस्तांतरण का। हाँ, वो अपने साथ नई तकनीक लाए होंगे। सही कहा। और जब देश में उत्पादन बढ़ा तो सरकार को मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू भी कई गुना बढ़ गया। और शायद इसी को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2000 में वो विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ की नीति लाई गई थी। एकदम सही, ताकि विदेशी निवेशकों को एक ऐसा माहौल मिले जहां वह बिना किसी परेशानी के उत्पादन कर सकें और निर्यात बढ़ा सकें। ये सब तो बड़े नीतिगत बदलाव थे जो फाइलों और संसद में हो रहे थे। लेकिन 1991 की उस आपाधापी में एक और घटना घटी थी जिसने सीधे भारत की मुद्रा को प्रभावित किया। आप रुपए की अवमूल्यन की बात कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि 1 जुलाई और फिर तुरंत 3 जुलाई 1991 को लगातार 2 बार जानबूझकर रुपए की कीमत गिरा दी गई थी, लगभग 20% तक। ये संकट से निपटने का एक बेहद कड़ा और रणनीतिक कदम था। उस समय हमें तुरंत डॉलर्स की जरूरत थी। यही बात मुझे हमेशा उलझा देती है। कोई भी देश जो खुद संकट में है वो अपनी ही मुद्रा को कमजोर क्यों करेगा? भावनाओं के स्तर पर ये अजीब लग सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में, खासकर जब आपको निर्यात बढ़ाना हो, तो ये एक बहुत ही कारगर हथियार माना जाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए पहले एक विदेशी खरीदार $1 लेकर भारत आता था और उसे 20 रुपए का सामान मिलता था। अब सरकार ने अवमूल्यन कर दिया, रुपए की कीमत कम कर दी गई। तो अब उसे उसी $1 में ज्यादा सामान मिलेगा। बिल्कुल। अब उसी विदेशी खरीदार को $1 के बदले 24 या 25 रुपए का सामान मिलने लगा। अच्छा, तो विदेशियों के लिए भारत का सामान रातों रात सस्ता हो गया। और जब आपका सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो जाता है तो खरीदार आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारा निर्यात एकदम से बढ़ गया। और निर्यात बढ़ा तो देश में डॉलर आने लगा। एकदम सही। तो जिस विदेशी मुद्रा भंडार के खाली होने से ये पूरा संकट शुरू हुआ था, वो निर्यात बढ़ने से फिर से भरने लगा। क्या बात है। मतलब BOP संकट से उभरने के लिए रुपए की कीमत गिराना एक कड़वी दवा थी जो काम कर गई। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 1991 का वो आर्थिक संकट एक बहुत ही खौफनाक सपना था। देश सच में दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन ऐसा लगता है कि वो संकट एक भेस बदल कर आया हुआ वरदान साबित हुआ। उसी झटके ने हमारी सोई हुई व्यवस्था को जगाया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी तरह से लागू किए गए इन LPG सुधारों ने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, हम एक बंद और सख्त अर्थव्यवस्था से बाहर निकले और एक मिश्रित लेकिन खुली अर्थव्यवस्था बन गए, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिल्कुल। हमने दुनिया से जुड़ने का फैसला किया और उसका पूरा फायदा उठाया। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जब हम इस नए मोड़ पर खड़े हैं तो दुनिया का मिजाज फिर से बदलता हुआ दिख रहा है। आपका इशारा संरक्षणवाद की तरफ है? हाँ, ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई बड़े और विकसित देश जो कभी वैश्वीकरण की वकालत करते थे, वे अब अपनी सीमाएं व्यापार के लिए फिर से बंद कर रहे हैं। हाँ, संरक्षणवाद का दौर वापस आ रहा है और वैश्विक सप्लाई चेन टूट रही हैं। तो ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि 1991 में दुनिया के साथ जुड़ने से हम बच गए, लेकिन क्या आज हमारी ये खुली अर्थव्यवस्था भविष्य के किसी नए वैश्विक झटके के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या खुले दरवाजे हमेशा फायदेमंद होते हैं या बदलती दुनिया में नई रणनीतियों की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है
जो आने वाले समय में अर्थशास्त्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करेगा। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए और दिलचस्प विषय को आसान भाषा में समझने के लिए अगली विस्तृत चर्चा में फिर मिलेंगे।